Hello, dear students and respected members. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel, GST and Customs Act Fun Learning. Today's topic is part 3 regarding the topic of valuation under Customs Act. Today's topic is important for the CA final and CMA final students and CA inter and CMA inter students. This is entire topic is for the students. Members can refer it, but maximum benefit will be for students. Part 1 and part 2 I've already covered. Those videos are there on the YouTube channel. I've shared this link in the description of this video. Today we are going to learn valuation rules. There are 4 valuation rules. First is about rule 4, value of identical goods. The second is about rule 5, how the goods are valued which are imported, valuation of similar goods. Third is about rule 6. When 4 and 5 is not applicable, how will you value? Rule 6 will be applicable, deductible value. And last is rule 8, computed value of the good. Very important chapter. In fact, I delayed in the presenting this topic. Apologies for that. Now, whatever this topic will cover, this is very, very useful for your exam. Entire point, I've covered it. Many case studies are there. Everything, each and everything you will be learning in detail today. Okay, so let's begin today's topic, part 3 of the topic of valuation under Custom Act. Valuation rules. Okay, let's begin. So, in lecture number 1, we had learned about rule 11. Rule 11 के बारे में हम लोग सीखे थे in lecture 1 of valuation chapter. What was it? Every importer, जो भी person import करता है goods, जो भी person goods import करता है, he has to submit a declaration giving details about the import of goods. उसको details देनी पड़ती है कि कौन से कितना quantity import किया, कितना rate import किया, what is the country of exportation, USA से किया, UK से किया, चाइना, श्रीलंका कहाँ से किया, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. करेक्ट है? ये रूल 11 में देखा था. You have to give details of the goods imported. And second क्या देना पड़ता है? Invoice. जहां से गुड्स खरीदे उसने कोई इनवॉइस तो दिया होगा, वो देना पड़ता है. एंड थर्ड, आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग अग्रीमेंट, व्हाटएवर यू नीड टू सबमिट. ये सब कुछ आपको रूल 11 में सबमिट करना मैंडेटरी है. करेक्ट है? ठीक है, ये रूल 11 का बेसिक फॉर्मूला है. अब आते हैं रूल 12. मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर लिए, लेकिन रूल 12 इज सेइंग समथिंग एल्स. वो देखो, ही इज एन इम्पोर्टर. अब ये गोलमाल है, सो हम गोलमाल के कैरेक्टर्स ले रहे हैं. ठीक है, रूल 12 में कुछ गोलमाल है, वो देखते हैं. सी दिस, ही इज एन इम्पोर्टर. ये भाई साहब ने इंपोर्ट किए गुड्स. ही हैज इंपोर्टेड डेल लैपटॉप फ्रॉम यूएसए. ये सर ने, मिस्टर श्रेयस ने डेल लैपटॉप इंपोर्ट किया है यूएसए से, ये वाला लैपटॉप. अब कितने में इंपोर्ट किया? ओनली 10,000 रुपीज. यूएसए से इंपोर्ट किया डेल लैपटॉप, वो भी सिर्फ 10,000 में. ये देखो, ये पे कर दिया 10,000. वो कस्टम ड्यूटी पे करना चाहता है ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 10,000. वो रूल 11 में डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने 10,000 में इंपोर्ट किया, सो ही विल पे कस्टम ड्यूटी ऑन 10,000. ये देखो, रूल 11 में वो डिक्लेयर कर रहा है कि डेल लैपटॉप किया है, इनवॉइस भी दे रहा है 10,000 का, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जो भी रिक्वायरमेंट था वो भी दिया. अब हमारे कस्टम ऑफिसर, जिनको ये रूल 11 में डॉक्यूमेंट्स मिले ना, उनको डाउट आया. उनको डाउट है, there is some manipulation. He has doubt regarding truth or accuracy of the value. वो बोल रहा है यार श्रेयस ने कुछ गोलमाल किया. There is some doubt regarding truth or accuracy of this goods. ठीक है, 10,000 में तो हो ही नहीं सकता. So वो श्रेयस से बात कर रहा है कि चल मुझे फर्दर डॉक्यूमेंट्स दे. जो तूने इनवॉइस दिया वो ठीक है, जो भी तूने अदर स्टेटमेंट दिया वो भी ठीक है. आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर एविडेंस इन रिलेशन टू दिस डॉक्यूमेंट्स. सो मिस्टर इंपोर्टर श्रेयस, ये देखो, फर्दर इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है. करेक्ट है, फर्दर इंफॉर्मेशन सबमिट की. अब मिस्टर ऑफिसर वेरीफाई कर रहा है. ठीक है, उसने फर्दर इंफॉर्मेशन वेरीफाई की. आफ्टर रिसीविंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है इंपोर्टर ने सबमिट ही नहीं की. सो इन एब्सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंपोर्टर, या तो उसने सबमिट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, या तो उसने सबमिट ही नहीं की. अब आफ्टर रिसीविंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर ऑफिसर जो है हमारे कस्टम्स के, उसको स्टिल डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ, एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर. वो अभी भी नहीं मान रहा है कि 10,000 में इंपोर्ट हो ही नहीं सकता.
वो अभी भी सेम ही चीज बोल रहा है कि 10,000 में इंपोर्ट हो ही नहीं सकता. सो ये स्टिल हैज डाउट रिगार्डिंग ट्रुथ और एक्यूरेसी. प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर देगा ट्रांजैक्शन वैल्यू. प्रॉपर ऑफिसर जो भी रूल 11 में उसने बताया ना 10,000, प्रॉपर ऑफिसर बोलता नहीं, रिजेक्टेड. आई विल रिजेक्ट द ट्रांजैक्शन वैल्यू. व्हाई? बिकॉज आई हैव डाउट. प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ और एक्यूरेसी. सो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 10,000 शैल बी रिजेक्टेड. 10,000 की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. ये देखो गई. ठीक है. सो 10,000 नहीं चलेगा. क्या होगा वो सुनो. अब ये भाई साहब बोल रहे कि क्यों मेरा रिजेक्ट किया, मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 10,000 क्यों रिजेक्ट किया, मुझे रीजन तो दो. व्हाई हैव यू रिजेक्टेड? गिव मी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन. गिव मी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन. के ऑफिसर आपने 10,000 का वैल्यू क्यों रिजेक्ट किया? गिव मी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन. गिव मी अपॉर्चुनिटी. एक चांस तो दो, अपॉर्चुनिटी दो, मेरी बात तो सुनो ऑफ बीइंग हर्ड. सो अब ऑफिसर को ये रिजेक्ट करने से पहले ग्राउंड देना पड़ता है. ऑफिसर बताएगा, बताए क्यों मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. ये प्रॉपर ऑफिसर बता रहा है, कस्टम ऑफिसर बता रहा है कि ऐसा सेम टू सेम लैपटॉप, ऐसा सेम टू सेम लैपटॉप मिस्टर पी ने इंपोर्ट किया था. ऐसा सेम टू सेम लैपटॉप मिस्टर पी ने इंपोर्ट किया. यार वो 1 लाख में इंपोर्ट कर रहा है और तू 10,000 बोल रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि मिस्टर पी 1 लाख में कर रहा है एंड श्रेयस आप सिर्फ 10,000 में कर रहे हो? ये ग्राउंड फॉर रिजेक्शन है. ये रीजन है मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर रहा हूँ. अब श्रेयस देखो एक नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट कर. क्या गवर्नमेंट उसने मुझे डिस्काउंट दिया था 90,000 का. वो भाई साहब एक्सपोर्टर ने मुझे 90,000 का डिस्काउंट दिया था इसलिए ऐसा हुआ. अब प्रॉपर ऑफिसर बोला कभी भी सुना है ऐसा एबनॉर्मल डिस्काउंट, ऐसा एबनॉर्मल रिडक्शन? हैव यू एवर हर्ड? हो ही नहीं सकता. सो इन दिस केस ऑफिसर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करेगा. इन रूल 12, जो भी रूल 11 में इंपोर्टर वैल्यू बता रहा है, रूल 12 में वो रिजेक्ट करेगा. एंड ऑफिसर को डाउट है ट्रुथ एक्यूरेसी, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा. कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी. कैसे? एज पर वैल्यूएशन रूल्स. कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी. कैसे? एज पर वैल्यूएशन रूल्स. समझा? सो दिस इज व्हाट रूल 12. ये हमारा रूल 12 है. ये देखो समरी एक बार. इंपोर्टर में एक और भी पॉइंट बताऊंगा. पहली बात क्या है, मैंने इंपोर्ट किया, रूल 11 में मैं ऑफिसर को बता रहा हूं, उसको डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, वो मेरा वैल्यू रिजेक्ट करेगा. ओके. एंड फिर मुझे कस्टम ड्यूटी कैसे भरनी पड़ेगी? एज पर वैल्यूएशन रूल्स. वो कैसे, वो मैं सिखाऊंगा. वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से भरनी पड़ेगी. अब एक और पॉइंट इसमें सुनो. ये देखो अगेन ये सर ने इंपोर्ट किया लैपटॉप, गोलमाल सर ने. सो मिस्टर श्रेयस हैज अगेन इंपोर्टेड लैपटॉप, अगेन 10,000 में, सिर्फ 10,000 में. सुधर नहीं रहा आदमी. वो कस्टम ड्यूटी भरना चाहता है 10,000 पे. ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 10,000 पे वो कस्टम ड्यूटी भरना चाहता है. रूल 11 में वो डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, कि मैंने 10,000 में इंपोर्ट किया है. ये देखो इनवॉइस है, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है सब कुछ सबमिट कर दिया. रूल 11 में करेक्ट है. ऑफिसर को डाउट आया फिर से कि यार तू सुधरेगा नहीं. एक काम कर, मुझे डाउट है तेरे पे, ट्रुथ नहीं लग रहा है, एक्यूरेसी नहीं लग रही, आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन. कस्टम ऑफिसर इंपोर्टर को बोल रहा है आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन. सो चुपचाप बेचारा सबमिट कर रहा है. लेकिन जब ये फर्दर इंफॉर्मेशन मांगा ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है. जैसे बता नहीं रहा है, ही डज नॉट सबमिट डिटेल्स ऑफ क्वालिटी. ये लैपटॉप का क्वालिटी क्या है, ठीक है. क्वांटिटी 25 लैपटॉप है, 50 की है, 100 की है, 500 की है, बता नहीं रहा है क्वांटिटी, कितने लैपटॉप इंपोर्ट किए. या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहां से इंपोर्ट किए वो भी नहीं बता रहा है. यूएसए से किए कि चाइना से किए वो भी नहीं बता रहा है. नेक्स्ट, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर वो नहीं बता रहा है. एंड ब्रांड और स्पेसिफिक, यहाँ सिर्फ लिखा है लैपटॉप डेल का है, लेनोवो का है, एसर का है, कौन सा लैपटॉप है दैट इज नॉट शोइंग. यानी ही इज हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब पता कैसे चलेगा, वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेगा प्रॉपर ऑफिसर? समझ गया. ही इज हाइडिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, कहां से इंपोर्ट किया वो भी नहीं, ब्रांड स्पेसिफिकेशन सब कुछ छुपा रहा है. इन दिस केस जब आप फर्दर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं देते हो, ऑफिसर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर देगा. रूल 11 में जो भी आपने वैल्यू बताई, रूल 11 में जो भी आपने वैल्यू बताई वो रिजेक्ट हो जाएगी. एंड आपको कैसे भरना पड़ेगा?
प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा चलो कस्टम ड्यूटी भरो एज पर वैल्यूएशन रूल्स विच आई विल टीच। ओके, सो ये रूल 12 है। रूल 12 का एक समरी देखो। स्टेप नंबर 1, जब भी मैं इंपोर्ट करता हूं, मैं रूल 11 में डिक्लेयर करूंगा रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ गुड की क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या क्या इंपोर्ट किया है, सब कुछ मैं बताऊंगा। इनवॉइस भी दूंगा एंड कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है ये सब मैं ऑफिसर को सबमिट करूंगा। इफ एवरीथिंग इज ओके फेयर, बट इफ ऑफिसर हैज डाउट रिगार्डिंग ट्रुथ, एक्यूरेसी, वैल्यू कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, तो वो क्या मांगेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। ओके, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन के बाद भी उसको डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, नहीं समथिंग इज स्टिल रॉन्ग, तो वो आपका जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है एज पर रूल 11 रिजेक्ट कर देगा। आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट, बट ऐसे ही नहीं करेगा। क्या करेगा वो? याद करो, अभी सीखे, मैं मांग सकता हूं इंपोर्टर ग्राउंड फॉर रिजेक्शन कि यार क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, गिव मी द ग्राउंड्स ऑन व्हाट बेसिस यू हैव रिजेक्टेड, गिव मी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, एक बात तो सुनो, एक चांस तो दो मुझे। सो ये दो चीजें हैं। सो ऑफिसर ग्राउंड फॉर रिजेक्शन भी देगा एंड आपकी बात भी सुनेगा। ओके, एंड देन आपका वैल्यूएशन कैसे होगा? एज पर वैल्यूएशन रूल्स। आपका वैल्यूएशन कैसे होगा? एज पर वैल्यूएशन रूल, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रिजेक्टेड। रूल 11 में आपने जो भी वैल्यू बताई वो रिजेक्ट हो जाएगी, ये रूल 12 बोलता है। Whereas this is what we have learned in rule 12, correct? So this is very simple. रूल 11 में आप बताओ, डाउट है तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वैल्यूएशन कैसे होगा? एज पर वैल्यूएशन रूल्स, एज पर वैल्यूएशन रूल्स। दिख रहा है? वो मैं सिखाऊंगा कैसे। आते हैं रूल 12 में कंटिन्यू। ये देखो, प्रॉपर ऑफिसर कब, ऑन व्हाट बेसिस, ये जो बेसिस बोल रहा है ना, ऑन ग्राउंड ही विल रिजेक्ट। तो ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, सपोज मैंने एसर लैपटॉप के कोई भी लैपटॉप इंपोर्ट किया 10,000 में, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा ही सेम लैपटॉप किसी और ने इंपोर्ट किया 5 लाख में, कोई कंपैरिजन है? हाँ, मैं ये मिस्टर श्रेयस 10,000 में करे एंड मैं 5 लाख में करूं, कोई कंपैरिजन है? हाउ इज इट पॉसिबल? सो सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ठीक है, ऑफिसर कब डाउट कर सकता है? जब मिस्टर श्रेयस 10,000 में करे एंड मैं वो सेम टू सेम लैपटॉप 5 लाख में करूं, तो यानी श्रेयस ने कुछ तो चीटिंग की है कस्टम ड्यूटी बचाने में, कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट मनी इन्वॉल्व है। ओके, सो जब हायर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स अवेलेबल है तो ऑफिसर आपने जो भी वैल्यू डिक्लेयर की रूल 11 में रिजेक्ट कर देगा। सेकेंड, जब एबनॉर्मल डिस्काउंट हो 90%, कभी किसी जन्म में सुना है 90% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट? सेल इन्वॉल्व एबनॉर्मल डिस्काउंट, ऑफिसर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करेगा। जो भी रूल 11 में बोला रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड, स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आप ही को मिला, बाकी किसी को नहीं देगा। इज इट पॉसिबल? सम केसेस में हाँ, बट मैक्सिमम केसेस में नॉट पॉसिबल। सो अगेन योर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्टेड। नेक्स्ट, आप बता ही नहीं रहे हो, गिविंग मिस डिक्लेरेशन। प्रॉपर ऑफिसर आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि यार कौन सी क्वांटिटी है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बताओ, कितनी क्वांटिटी है, ऑफिसर मांग रहा है, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो हाउ विल यू वैल्यू बेचारा? अगेन रूल 11 रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, आप ब्रांड नहीं बता रहे हो कि लैपटॉप क्या तो एसर का है, हाँ, या फिर सैमसंग का है, लेनोवो का है, कौन सा है? क्योंकि वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एसर का 50,000 में है, लेनोवो का 40 में है, ठीक है, सो ये वैल्यू तो चेंज होता रहता है। सो आप बता ही नहीं रहे हो तो वो वैल्यू कैसे करेगा ऑफिसर? अगेन ही विल रिजेक्ट। या फिर कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट उसको मिला तो, सो इन दिस केसेस दिस आर द बेसिस, ये सारे ग्राउंड्स है जिसके बेस पे ऑफिसर आपका वैल्यूएशन रिजेक्ट कर सकता है। जो भी आप रूल 11 में बताओगे ये बेसिस पे वो आपको रिजेक्ट कर सकता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। करेक्ट है? दिस इज रूल 12। इजी था, ठीक है। अगर रिजेक्ट करेगा तो आप मुझे ग्राउंड देगा एंड फिर वैल्यूएशन कैसे होगा? एज पर वैल्यूएशन रूल्स व्हिच आई विल टीच यू नाउ। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑन टैरिफ वैल्यू। यार ये क्या है? अगेन मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, पता है क्यों? बता दो। ये टाइम चीटिंग नहीं है, देयर इज नो चीटिंग फ्रॉम माय एंड, फिर भी रिजेक्ट होगा। ध्यान से सुनो, व्हाट? कस्टम ड्यूटी ऑन टैरिफ वैल्यू। ये हमारे दूसरे गोलमाल क्या है कुणाल में, इन्होंने क्या इंपोर्ट किया था?
100 kg ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया था एंड सिल्वर ऑर्नामेंट इंपोर्ट किया था फ्रॉम यूएस। ये देखो, गोल्ड बिस्किट या सिल्वर जो भी इंपोर्ट किया था यूएस से। करेक्ट है? कितने में? 1 kg गोल्ड यानी $62,500। आप 1 kg गोल्ड इंपोर्ट करो तो आपको $62,500 पे करने पड़ते, और उसको कन्वर्ट करो तो क्या होगा? उसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे? यहाँ पे कन्वर्ट करो तो कुछ करेंसी में चेंज आएगा। $1 इक्वल टू 60-65 रुपीज। हेंस इंपोर्टर ने पे किया 50 लाख रुपीज। 62,500 इंटू सम 60-70 रुपीज करो तो अप्रॉक्स 50 लाख रुपीज का मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, सो कुणाल खेमू सर ने 50 लाख के गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट इंपोर्ट किए। अब वो बता रहे हैं, रूल 11 में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी की, इतना रेट था, ये क्वालिटी है, सब कुछ सही है। दिस टाइम नो चीटिंग। 50 लाख का उसने इंपोर्ट किया। रूल 11 में सब कुछ प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया। ठीक है, अब सुनो एक पॉइंट। यहाँ पे जेटली सर हमारे कुछ बोल रहे हैं कि ऑन सर्टेन आर्टिकल्स वी हैव डिसाइडेड टैरिफ वैल्यू, यानी कुछ आर्टिकल्स है जहां पे गवर्नमेंट ने स्पेशली डिसाइड कर दिया टैरिफ वैल्यू। जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, भले ही राइट है, रूल 11 में सब कुछ सही है, दैट इज इमटेरियल, बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिकल्स पे टैरिफ वैल्यू डिसाइड की है। टैरिफ वैल्यू, सो वी गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं पता है? कि हमें ये प्रमोट नहीं करना है सर। ये गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? इंडिया का करेंसी क्यों वीक कर रहे हो? वी डोंट वांट टू प्रमोट दिस। टैरिफ वैल्यू इसीलिए हमने हायर रखा है। टैरिफ वैल्यू 100 kg कर रहे हो, भले ही 50 लाख में कर रहे हो, भले ही 50 लाख पे कर रहे हो, टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, सीबीआईसी ने डिसाइड किया है 75 लाख फॉर 100 kg। सो इट इज इमटेरियल कि आप 50 लाख ही पे कर रहे हो। इट इज इमटेरियल कि इंडिया से 50 लाख की करेंसी बाहर गई। इट इज इमटेरियल आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख है, बिकॉज टैरिफ वैल्यू 75 लाख, कस्टम ड्यूटी लगेगी 75 लाख। ओके, सो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट ने पहले से इसकी वैल्यू डिटरमाइन की। तुम 100 में करो, 200 में करो, 500 में करो, नहीं, गवर्नमेंट ने पहले से वैल्यू डिसाइड करके रखी है, उसी पे लगेगा। करेक्ट है? सो दिस इज नोन एज टैरिफ वैल्यू। कस्टम ड्यूटी आपको भरनी पड़ती है टैरिफ वैल्यू के बेस पे। अंडरस्टूड? सो एक समरी डिस्कस करना चाहूंगा जो तक अभी तक सीखा हमने। सी दिस, स्टेप नंबर 1, ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर इंपोर्टेड गुड। जो भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर करूंगा इन रूल 11। लेकिन अगर ऑफिसर को डाउट हुआ रिगार्डिंग ट्रुथ और एक्यूरेसी, उसको डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ है, ओके, सो कस्टम ड्यूटी वो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा, बाद में रिजेक्ट करेगा, एंड कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी एज पर वैल्यूएशन रूल्स। कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी एज पर वैल्यूएशन रूल्स। ओके, अगर इंपोर्टर रिक्वेस्ट करे तो यहाँ पे ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों देनी पड़ेगी। ये बेसिक है। एंड सेकंड क्या है? कस्टम ड्यूटी नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी असेसेबल वैल्यू पे ही रहता है। करेक्ट है? जो भी हमने अभी सीखा रूल 11 में डिक्लेयर करो तो जो भी आप पे करोगे वो, या अमाउंट पेएबल, ठीक है, वो रहेगा नॉर्मली। लेकिन लेकिन कुछ आर्टिकल्स पे गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है टैरिफ वैल्यू ऑन सर्टेन आर्टिकल लाइक गोल्ड, सिल्वर, जो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती। सो ऑब्वियसली हायर टैरिफ वैल्यू डिक्लेयर करके रखा है। कौन करता है? वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सो आपको अकॉर्डिंगली कस्टम ड्यूटी भरनी है। कि भले रूल 11 में 50 लाख ही गए, एक्चुअल इनवॉइस भी 50 लाख है, सब कुछ सही है, बट सीबीआईसी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वैल्यू 75 लाख, 75 लाख पे लगी। करेक्ट है? ये हमने सीखा था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट। कुछ कंडीशंस है वो सुनते हैं। रूल 11 12 सीखे, अब कंडीशंस पे आते हैं। ये सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या किया था, कुछ इंपोर्ट किया था। आई हैड इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कितने में? 10 लाख में। ये देखो, मैंने चाइना से इंपोर्ट किए थे से 10 लाख रुपीस के प्रोडक्ट। कहां से इंपोर्ट किए थे? चाइना से इंपोर्ट किए थे 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट। ये अरशद वारसी है ना, अगेन गोलमाल, गोलमाल तो करेगा। इसने भी सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट किए चाइना से। यार मेरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इसने भी इंपोर्ट किए, कहां से? चाइना से। अब पता है इसने कितने में किए? 7 लाख में। हाउ इज इट पॉसिबल?
मेरे लिए 10 लाख एंड ये अरशद वारसी को 7 लाख। ऐसा क्यों? पता है क्यों? ये देखो नेक्स्ट पॉइंट। चाइना वालों ने इनके साथ कंडीशन रखी है। चाइना वालों ने इनके साथ कंडीशन रखी है कि मिस्टर अरशद, आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, आप ये सेल करोगे नियर विजय सेल्स, यहाँ पे, ताकि विजय सेल्स में बंद हो जाए। क्या प्लान किया कि आपको मैं सस्ते में दे रहा हूँ, 10 नहीं 7 लाख में दे रहा हूँ, अब आप सस्ते में इंडिया में बेचो। एंड कहाँ पे बेचो? ओनली नियर विजय सेल, कस्टमर ऑफ विजय सेल्स के वहां पे बेचो, ताकि वो विजय सेल्स बंद हो जाए एंड चाइना के प्रोडक्ट फेमस हो जाए। इंपोर्ट, ये इंपोर्ट वाज सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहाँ पे मिस्टर अरशद वारसी ने इंपोर्ट किया 7 लाख में, बट इट वाज सब्जेक्टेड टू अ कंडीशन। रेस्ट्रिक्शन था, कंडीशन था। ओके, सो अब अरशद वारसी को पे करना है कस्टम ड्यूटी 7 लाख पे। वो डिक्लेरेशन भर रहा है एज पर रूल 11 कि 7 लाख पे मैं ड्यूटी भरूंगा। इनवॉइस भी सबमिट कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर रहा है एंड अमाउंट भी सबमिट कर रहा है 7 लाख। ओके, समझा? यहाँ पे कंडीशन। अब सुनो मेन पॉइंट। प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा कि नो सर, आई विल नॉट एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाई? बिकॉज इंपोर्ट मस्ट बी अनकंडीशनल और अनरेस्ट्रिक्टेड। तेरे पे तो रेस्ट्रिक्शन डाला है अरशद, क्यों चाइना से कर रहा है? ये लोग का काम ही ऐसा होता है, ठीक है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करो। सो क्या बोला? तेरे पे रेस्ट्रिक्शन डाला है दैट यू हैव टू सेल ओनली टू द कस्टमर ऑफ विजय सेल, ताकि विजय सेल बंद हो जाए। हम आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 7 लाख रिजेक्ट करते हैं। कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा एज पर वैल्यूएशन रूल्स। कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा एज पर वैल्यूएशन रूल्स। अब ठीक है, वैल्यूएशन रूल्स यानी क्या? ये है वैल्यूएशन रूल, रूल नंबर 4। ये है हमारा वैल्यूएशन रूल, जो मैं कब से बोल रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी भरनी है, वैल्यूएशन रूल। तो व्हाट इज वैल्यूएशन रूल? दिस इज एज पर रूल 4, कस्टम ड्यूटी शैल बी पेएबल ऑन द वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड। यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंपोर्ट किए वैसे ही किसी और ने किए, आइडेंटिकल, सब कुछ सही है, उस पे आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है। सो अनदर इंपोर्टर मिस्टर अरशद, मिस्टर प्रतीक ने सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट किए तेरे ही टाइम पे, वो 10 लाख में इंपोर्ट कर रहा है। सो भले ही तू 7 लाख में कर, भले ही रूल 11 में तू 7 लाख बोले, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी 10 लाख पे। रूल 4, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। रूल 4, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। अंडरस्टूड? सो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। सो अरशद वारसी ने डिक्लेयर क्या किया रूल 11 में कि उसने 7 लाख में की, लेकिन रेस्ट्रिक्शन था, कंडीशन था कि तू सिर्फ यहाँ पे सेल करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो कंडीशंस अगर हो, रेस्ट्रिक्शंस हो, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है एंड आपको भरना कहना पड़ता है वैल्यूएशन रूल, रूल 4। रूल 4 में आपको क्या बोला गया है? ऐसे ही प्रोडक्ट किसी और ने इंपोर्ट किए, वो वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। तो भले अरशद तूने 7 लाख में की, मिस्टर प्रतीक ने ऐसे ही प्रोडक्ट आइडेंटिकल 10 लाख में की, तुझे भी कस्टम ड्यूटी 10 लाख में भरनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? सो ये पॉइंट था यहाँ पे, रूल 4, वैल्यूएशन रूल। इसमें बहुत सारे केस स्टडी है, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। ओके, आपको सिर्फ 50-60% समझा? चलो अब कुछ और आगे बढ़ते हैं ताकि 100% समझे। ये देखो, कंडीशंस ऑफ सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, ये तो पहली कंडीशन है, 3-4 कंडीशन है। देखो, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सब कुछ जैसे मिस्टर प्रतीक ने इंपोर्ट किया था ना यार 10 लाख में, कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अगर कोई भी कंडीशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कस्टम ड्यूटी कितने पे भरनी है? जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो भी आपने रूल 11 में डिक्लेयर किया है, उसी पे भरनी। लेकिन अगर कंडीशन रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो अरशद वारसी पे कंडीशन रेस्ट्रिक्शन था, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। आपको भरना एज पर वैल्यूएशन रूल, यानी वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ओके, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, अभी तो हम फर्स्ट पॉइंट कैसे भरना है, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। फेयर है, इजी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आता है इंटरेस्टिंग, कुछ आपके माइंड में क्वेरीज होगी। ये देखो, अगेन अरशद वारसी, ये टाइम उस बेचारे ने क्या, अब मैं बेचारा बोल रहा हूँ ताकि कुछ अच्छा है, he has imported machinery from नेपाल। नेपाल से 28 जून को एक मशीनरी इंपोर्ट किया, ये वाला 28 जून 2020 को मशीनरी इंपोर्ट किया। ट्रांजैक्शन वैल्यू है 15 लाख।
रूल 11 में ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 15, लेकिन नेपाल वाले ने एक कंडीशन रखी। ये देखो, नेपाल वाला क्या बोल रहा है कि अरशद सर आप ये मशीन यूज करो फ्रॉम 1 जुलाई, 3 दिन बाद। आप ये कंडीशन, मैं आप पे कंडीशन डाल रहा हूँ, मैं आप पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ कि आप ये मशीन यूज करो 3-4 दिन बाद, क्योंकि 1 जुलाई बहुत लकी डे है। एक्चुअली नहीं है नेपाल में, सिर्फ एग्जाम्पल बना। 1 जुलाई इज वेरी लकी डे। सो भले आपने इंपोर्ट 20 जून को किया, मैं आप पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ, मैं आप पे एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि आप इसका यूज 1 जुलाई से करो। ओके, सो प्रॉपर ऑफिसर जाग गया कि नहीं, देयर इज रेस्ट्रिक्शन, देयर इज कंडीशंस। ठीक है, चलो जी मैं 15 लाख आपका रिजेक्ट करता हूँ, वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से भरो, चलो भरो, कंडीशन है ना। अब गवर्नमेंट उसको बोले प्रॉपर ऑफिसर ठहर जा, दिस कंडीशन इज नॉट इम्पैक्टिंग वैल्यू ऑफ मशीन। 3 दिन बाद यूज करेगा तो भी 15 लाख का 15 लाख ही रहेगा ना। क्या कोई वैल्यू अफेक्ट हो रहा है? कोई भी वैल्यू अफेक्ट हो रहा है? इट कैन नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन प्राइस। अगर प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो बॉस वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई नहीं करना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही भरना है। यार ये कंडीशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, किसी को लॉस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक कंडीशन रेस्ट्रिक्शन थोड़े दिनों की थी। यानी इफ द कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन इज नॉट इम्पैक्टिंग एनी वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही भरना है, वैल्यूएशन रूल्स फॉलो नहीं करना है। समझा ऑफिसर? हर बार मत आ जा। ओके, अब आता है सेकंड पॉइंट। ये सुनो, ये देखो, अब अरशद वारसी ने क्या इंपोर्ट किया? सिगरेट्स। यहाँ से अरशद वारसी ने इंपोर्ट किए सिगरेट्स यूएसए से, ये वाली। ठीक है, अब यूएसए वाला बंदा है ना, वो इस पे एक कंडीशन डाल रहा है अरशद पे, या एक रेस्ट्रिक्शन डाला है। देखो क्या कंडीशन, ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 लाख, 25 लाख में इंपोर्ट की। सप्लायर यूएसए वाला एक कंडीशन डाल रहा है कि ये लोगो आप हर सिगरेट पे लगाना, हर सिगरेट के पैकेट आप बेचोगे ना, उस पे ये लोगो लगाना। ये मैं आप पे कंडीशन डालता हूँ, ये मैं आप पे रेस्ट्रिक्शन डालता हूँ। ये यूएसए वाले ने बोला। आप देखते हो सिगरेट पैकेट में ऐसे इमेजेस होते हैं कि पियोगे तो मरोगे, वैसा ही है ना। सो ये उसने कंडीशन डाला, ये उसने रेस्ट्रिक्शन डाला, और बाद में 25 लाख में सप्लाई। ठीक है, ठीक है। अब ऑफिसर आ गया, ये मिस्टर अरशद कंडीशनल सेल है, मिस्टर अरशद रेस्ट्रिक्टेड सेल है, चलो 25 लाख रिजेक्टेड, पे कस्टम ड्यूटी ऑन वैल्यूएशन रूल्स। ये आ गया ऑफिसर। ठीक है, अब मैं उसको ऑफिसर से कुछ बात कर रहा हूँ कि ऑफिसर ये तो लीगल रेस्ट्रिक्शन है, ये सिगरेट पे फोटो रखना इज अ लीगल रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने कंपलसरी रखा है, ये कोई यूएसए वाले का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इट इज मैंडेटरी इन लॉ। ऑल्सो ये कोई वैल्यू इम्पैक्ट कर रहा है? इससे क्या सिगरेट का कोई भी वैल्यू इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से नहीं, रूल 11 ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही भरनी है, 25 लाख। ओके, सी दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। आप कोई भी सिगरेट पैकेट देखो, इट इज मैंडेटरी। टीवी पे भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, कोई सिगरेट पीता है, नीचे ऐड आता है स्मोकिंग इज इंजीरियस। सो इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये थोड़ी कोई और यूएसए वाले की रिक्वायरमेंट है, ये तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई नहीं करना। रूल 11 में 25 लाख था, 25 लाख पे ही भरना। दिस इज अ सेकंड पॉइंट। ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट। ये देखो, दिस टाइम अगेन मिस्टर अरशद इंपोर्टेड कूलर्स फ्रॉम यूके। क्या इंपोर्ट किया है? कूलर्स इंपोर्ट किया फ्रॉम यूके। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 10 लाख। ये यूके से इंपोर्ट किए ये वाले कूलर, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 10 लाख। अब ये यूके वाले ने एक कंडीशन डाला, एक रेस्ट्रिक्शन डाला। ये सुनो, ये यूके वाला सप्लायर बोल रहा है कि अरशद आप ये सेल करोगे सिर्फ वही स्टेट में जहां पे टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी लेस देन 40 डिग्री। यानी सप्लायर बोल रहा है कि जहां स्टेट में 40 डिग्री से कम है ना, वहीं पे ये सेल करो। अगर 40 डिग्री से ज्यादा है वो स्टेट में सेल मत करो, बिगड़ जाए। ओके, बिगड़ जाएगा, हो सकता है ना। 40 डिग्री से ज्यादा का ये मशीन सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिलो 40 डिग्री वाला कोई भी स्टेट हो वहां पे ये कूलर काम करे। ओके, सो ऑफिसर ने फिर से बोला देखो कंडीशन है ना, बोल रहा है कुछ कुछ स्टेट में बेचना, रेस्ट्रिक्शन है कि जहां 40 डिग्री से कम हो वहीं बेचना है। चलो मैं 10 लाख रिजेक्ट करता हूँ, कस्टम ड्यूटी भरो, वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स। अब मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ कि ऑफिसर हर बात मत आ जा। सुनो, दिस इज अ ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन। अगर
ये कौन सा रेस्ट्रिक्शन है? जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन। इट इज मैंडेटरी एल्स इंपोर्टेड गुड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे स्टेट में बेचूं जहां 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो वो डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, लोगों को हार्म होगा। सो इट इज मैंडेटरी कि मैं वही स्टेट में बेचूं जहां 40 डिग्री से कम है। दिस इज अ जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन। ऑल्सो ये कोई वैल्यू इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अगेन मैं कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन रूल्स पे नहीं भरूंगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही पे करूंगा। किस पे पे करूंगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। सी, अगर आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो, कंडीशन हो जो आपका वैल्यू अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इट इज ओके। यही रूल 3.2 का कंडीशंस बता रहा है। अंडरस्टूड? सो एक समरी देखो क्या क्या हमने सीखा। अगर लीगल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, सी कंडीशन 3 सबसेक्शन 2 में क्या बोला? अगर लीगल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे सिगरेट्स था कि लोगों लीगली कंपलसरी रखना है, तो कस्टम ड्यूटी पे करनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। वैल्यूएशन रूल्स मत लगा देना, लीगल रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड, अगर जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन है, अभी पढ़ा ना एसी या कूलर सिर्फ वही स्टेट में बेचो जहां 40 डिग्री से कम, इट्स अ जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन। अगेन वैल्यूएशन रूल्स पे नहीं भरूंगा, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी पे भरूंगा, क्योंकि इससे वैल्यू इंपैक्ट नहीं हो रही। थर्ड, कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन, वो नेपाल वाला था कि 2-3 दिन बाद बेचो, 2-3 दिन बाद यूज करो, कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन जो वैल्यू इंपैक्ट नहीं कर रहा, वैल्यूएशन रूल्स पे नहीं भरूंगा। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो रूल 11 में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसी पे कस्टम ड्यूटी भरूंगा। लेकिन कोई एनी अदर रेस्ट्रिक्शन डाला ना मेरे पे, कोई भी और कंडीशन इंपोर्टर पे डाला, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। ये 3 को छोड़ के कोई और कंडीशन है, कोई और रेस्ट्रिक्शन है, जैसे चाइना वालों ने बोला था कि विजय सेल्स के कस्टमर को ही बेचोगे, ऐसी कंडीशन, ऐसी रेस्ट्रिक्शन डाली तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है एज पर वैल्यूएशन रूल्स। ओके, समझ गया? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, सो ये आपकी बेसिक कंडीशन 3 की है, और आपको वैल्यूएशन रूल्स यानी वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स याद करो। रूल 4 में वैल्यूएशन रूल्स में बोलूं यानी क्या? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। जैसे ये मोबाइल है, ऐसा ही मोबाइल किसी और ने इंपोर्ट किया, आइडेंटिकल आइडेंटिकल गुड, वो वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी भरनी है। करेक्ट है? सो ये देखो, एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखो, रूल 3.2 की बेसिक है। ये तो कंडीशन 1, एक कंडीशन है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 की फर्स्ट कंडीशन हुई कि जो भी इंपोर्ट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी कंडीशनल, इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। अनकंडीशनल होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये 3 चलेगा रेस्ट्रिक्शन, लीगल, ज्योग्राफिकल या नॉट इम्पैक्टिंग, बाकी नहीं चलेगा। अब आता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 की सेकेंड कंडीशन। आओ चलो, ये देखो इंपोर्टर। अब मैं जेटली सर से बात कर रहा हूँ, ये टाइम मैं इंपोर्टर। The government, I have imported goods from my related person. मेरी ही कोई ब्रांच है, मेरी ही कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, जो भी आप लोग समझो, वहां से इंपोर्ट किया मैं। ब्रांच, होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव, किसी से इंपोर्ट किया, ये देखो मैं। ओके, दे सोल्ड मी गुड्स फॉर 1 लाख। अब मेरी ब्रांच है, मेरी ही कंपनी है, तो मुझे तो थोड़ा डिस्काउंट देगी, थोड़ा क्या, कुछ ज्यादा ही देगी। उन्होंने ये गुड्स मुझे बेच दिए 1 लाख। सो मैं जेटली सर से पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट, मैं कस्टम ड्यूटी 1 लाख पे ही भरू ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 1 लाख। ये देखो रूल 11, इनवॉइस देखो 1 लाख का, डॉक्यूमेंट्स देखो 1 लाख का, ठीक है, ये मैं 1 लाख पे भरूंगा। अब गवर्नमेंट कुछ चेक कर रही है, वो सुन। गवर्नमेंट ने चेक किया कि ऐसे ही ऐसे ब्रांच, अगर मुझे नहीं, यही ब्रांच अगर किसी और पर्सन को बेच रही है, यही ब्रांच किसी और पर्सन को बेच रही है, रिलेटेड को नहीं, यही ब्रांच जो किसी और पर्सन को सेल कर रही है, तो ये सेम गुड्स 5 लाख में दे रही है। सो आइडेंटिकल गुड्स, यही ब्रांच इंडिया में, ये मिस्टर अरशद वारसी को 5 लाख में मिल रहा है, एंड मैं स्मार्ट बनने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख में। ठीक है, सो यही ब्रांच ने अरशद वारसी को सेम गुड्स दिए, आइडेंटिकल गुड्स दिए 5 लाख में। अब प्रॉपर ऑफिसर मुझे बात करेगा, क्यों मिस्टर प्रतीक स्मार्ट है, बहुत शाना बनता है, 1 लाख पे भरेगा, चलो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रिजेक्टेड। ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि क्यों, यहाँ पे आपने अपने रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रिजेक्टेड। मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी किस पे? वैल्यूएशन रूल्स पे, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स पे। मुझे 5 लाख पे
ऐसे ही आइडेंटिकल गुड्स जो अरशद वारसी ने इंपोर्ट किए 5 लाख में, मुझे 5 लाख पे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अ सेकंड कंडीशन। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इट शुड बी फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, रिलेटेड से नहीं चलेगा। अगर रिलेटेड से किया तो वैल्यूएशन रूल्स, रिलेटेड से किया तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। कैसे करना है? वैल्यूएशन। दिस इज अ सेकंड कंडीशन। ठीक है, समझ गया सेक्शन की सेकंड कंडीशन। ओके, कि मुझे इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, वो सुनो। इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके सामने लाता हूँ। ये देखो, फिर से मैं आता हूँ। जेटली सर, एक मिनट बात सुनो तो जरा मेरा। आई हैव इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम माय रिलेटेड पर्सन। मेरी ब्रांच, मेरी होल्डिंग कंपनी से मैंने इंपोर्ट किया, 1 लाख में किया। मैं 1 लाख पे ड्यूटी भरू ना। अब जेटली सर कुछ चेक कर, गवर्नमेंट कुछ चेक कर रहा है कि यही ब्रांच किसी और पर्सन को सप्लाई कर रहा है ना, सेम गुड्स, आइडेंटिकल गुड, तो भी 1 लाख में ही कर रहा है। यानी रिलेटेड पर्सन को भी 1 लाख में दिया, अनरिलेटेड पर्सन को भी 1 लाख में दिया। दिख रहा है? ब्रांच ने मुझे भी 1 लाख में दिया एंड कोई और अनरिलेटेड पर्सन है उसको भी 1 लाख में ही दिया। अब क्या प्रॉपर ऑफिसर मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है? वो बोल रहा है कि नहीं 1 लाख ही क्यों, रिलेटेड पर्सन है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्टेड, वैल्यूएशन रूल, चलो आइडेंटिकल गुड्स पे भरो। यहाँ पे आइडेंटिकल करेगा तो भी 1 लाख ही मिलेगा एंड नहीं करेगा तो भी 1 लाख ही मिलेगा। See this, in given case, I have imported goods from my related. I agree with that. However, प्राइस मैंने इम्पैक्ट नहीं किया क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन को भी 1 लाख में मिला एंड रिलेटेड पर्सन को भी 1 लाख में मिला। इन दिस केस ऑफिसर वैल्यूएशन रूल्स नहीं लगा सकता। जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ही एक्सेप्ट होगा एंड अगर वैल्यूएशन रूल्स लगाएगा तो भी आंसर 1 लाख ही आएगा। इन द गिवन केस प्रॉपर ऑफिसर कैन नॉट रिजेक्ट द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मैं कस्टम ड्यूटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही भरूंगा 1 लाख। ठीक है, सो मैं 1 लाख पे ही कस्टम ड्यूटी भरूंगा इन दिस केस, क्योंकि रिलेटेड को भी 1 लाख में मिला एंड कोई अनरिलेटेड है अरशद वारसी, उसको भी 1 लाख में ही मिला। तो यहाँ पे ऑफिसर तू रिजेक्ट नहीं कर सकता मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू, अप्लाई कर, वैल्यूएशन रूल्स नहीं चलेगा, और कर तो भी 1 लाख की आंसर है। ठीक है, चलो इसका एक पॉइंट और देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस केस। अब नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। अगेन आई एम एन इंपोर्टर। अब थर्ड कंडीशन आती है। ये जो कंडीशन हम सीख रहे हैं ना, एक तो होना चाहिए कि कंडीशनल इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये सब कंडीशन डाली। फोर्थ कंडीशन सुनते हैं क्या। ये देखो, आई हैव इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए। 100 मोबाइल इंपोर्ट किए मैंने यूएसए से। कितने में? 5 लाख। आई हैव इंपोर्टेड 100 मोबाइल्स फ्रॉम यूएसए फॉर हाउ मच? 5 लाख रुपीस। ये देखो, मैं 5 लाख पे कस्टम ड्यूटी भर रहा हूँ, लेकिन ये मिस्टर टी है, तुषार, ये भी गोलमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या गोलमाल किया, ये देखो, मिस्टर टी ही ऑल्सो इम्पोर्टेड 100 मोबाइल फ्रॉम यूएसए। इन्होंने भी इंपोर्ट किए 100 मोबाइल यूएसए से। अब ये देखो, अब ये मिस्टर तुषार ने क्या किया गोलमाल में, ही इंपोर्टेड 100 मोबाइल फ्रॉम यूएसए फॉर 1 लाख। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इंपोर्ट करूं तो यार 5 लाख और ये सर इंपोर्ट करे तो 1 लाख? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ, चलो चेक करते हैं। रीजन देखो, मिस्टर तुषार ने अग्रीमेंट किया था विद दैट यूएसए सप्लाई कि अगर सारे मोबाइल्स बिक गए तो ही शैल पे 5 लाख, यानी जो भी बाकी के 4 लाख है सब्सिक्वेंटली वो उसको पे करेगा। जब पूरे मोबाइल्स बिक जाएंगे बाद में वो उसको सब्सिक्वेंटली बैलेंस 4 लाख पे करेगा। सो ये कंडीशन था। कंडीशन क्या थी कि पैसा कंसिडरेशन शायद भी पेड देगा बट सब्सिक्वेंट 6 महीने 1 साल 2 साल बाद भी देगा। सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड अक्रू होगी एक्सपोर्टर। ठीक है, तो तुषार क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रूल 11 मैंने तो 1 लाख ही पे किया है, कस्टम ड्यूटी 1 लाख पे ही लगना चाहिए, ये ऐसा वो प्रॉपर ऑफिसर को बोल रहा है। तो क्या लगता है ऑफिसर मानेगा? उसने रूल 11 में डिक्लेयर कर दिया। ऑफिसर बोलता है नो सर, मिस्टर टी, we shall reject your transaction value. Why? Subsequent sale proceeds accrue हो रही है। यहाँ पे आप फ्यूचर में एक्सपोर्टर को पे करने ही वाले हो, आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, you are going to pay subsequently to him
वी शैल अप्लाई वैल्यूएशन रूल्स, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा. ओके, सो एज पर रूल 4 वैल्यूएशन रूल्स है ना, रूल 4 वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स. यानी ऐसे ही 100 मोबाइल मिस्टर प्रतीक ने इंपोर्ट किए थे 5 लाख में, सो मिस्टर तुषार भले आप 1 लाख पे करो आज, कस्टम ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी 5 लाख पे, बिकॉज सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स आप पे करने वाले हो, सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स यू आर गोइंग टू पे. ओके, सो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी वैल्यूएशन रूल्स के बेस पे 5 लाख पे. सी, कस्टम ड्यूटी इज नॉट ऑन हाउ मच यू पे, कस्टम ड्यूटी इज ऑन द गुड्स, कितने आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. सिर्फ इंपोर्टेड ऑफ 5 लाख, भले आज आप 1 लाख दे रहे हो, बाद में तो 4 लाख दोगे. सो कस्टम ड्यूटी जितने गुड्स इंपोर्ट किए उस पे लगती है, 5 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, 5 लाख पे कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट हो. ठीक है, सो इसका एक समरी देखो आप, ये देखो, कस्टम ड्यूटी शैल बी पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. नॉर्मली हम रूल 11 में जो डिक्लेयर करते हैं ट्रांजैक्शन उसी पे भरते हैं, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई है तो रूल 11, पहली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो चाइना वाले मुझे बोल नहीं सकता कि कहाँ कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, हाँ वहां से तो इम्पोर्ट ही बंद करो चाइना से. सो इट शुड बी अनरेस्ट्रिक्टेड से. हाँ, अगर रेस्ट्रिक्शन है, लीगल रेस्ट्रिक्शन जैसे सिगरेट पे लोगो डालना, ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन यानी कोई ऐसे स्टेट में मत बेच देना जहाँ 50 डिग्री हो, प्रोडक्ट भी डैमेज होगा, जिसने बाय किया उसके भी पैसे बिगड़ेंगे. एंड कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन जिससे वैल्यू अफेक्ट नहीं हो तो चलेगा, बाकी इट शुड बी अनरेस्ट्रिक्टेड. सेकंड, इट शुड बी अनकंडीशनल. कोई भी कंडीशन मुझ पे डाली ना तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट होगा, वैल्यूएशन रूल्स आ जाए. थर्ड, कोई सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड अक्रू नहीं होना चाहिए. यानी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ 1 लाख में एंड बाद में मैं 4 लाख पे करूंगा, सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स देने वाला हूँ, कुछ रॉयल्टी या कुछ भी उसको देने वाला हूँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट होगा, वैल्यूएशन रूल, आइडेंटिकल गुड्स पे जीएसटी, सॉरी नॉट जीएसटी, कस्टम ड्यूटी लगे. एंड नेक्स्ट, इट शुड बी फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, जिससे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मैं और वो अनरिलेटेड होने चाहिए. अगर रिलेटेड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाए. ओके, मुझे कस्टम ड्यूटी कैसे भरनी पड़ेगी, वैल्यूएशन रूल्स, रूल 4 वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स. करेक्ट. हाँ, लेकिन अगर मैं रिलेटेड पर्सन से ले रहा हूँ एंड सेम प्राइस पे ले रहा हूँ, यानी मुझे भी वो रिलेटेड को भी 1 लाख में, अरशद वारसी को भी 1 लाख में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलेगा. ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वैल्यूएशन कैसे होगा, वैल्यूएशन होगा वैल्यूएशन रूल्स, रूल 4 वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड. ऐसे ही डिट्टो प्रोडक्ट से. करेक्ट है, ये हमने सीखा. अब कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं. केस स्टडी 1 के बारे में. सो ये हमारा केस स्टडी 1 है. ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, जो भी हमने सीखा नाउ अप्लाई योर नॉलेज. ओके, ये देखो सब आएगा आपको, ट्रस्ट मी. से आई हैव इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम लंदन. मैंने एग्जांपल है जस्ट एन एग्जांपल. सो आई हैव इंपोर्टेड टाइड पाउडर फॉर ₹5 लाख. लंदन से मैंने टाइड पाउडर इंपोर्ट किया 5 लाख में. ओके, ये सर ने भी टाइड पाउडर इंपोर्ट किया. ठीक है, ये सर ने भी टाइड पाउडर इंपोर्ट किया 2 लाख में. हाउ इज इट पॉसिबल? कौन है ये? प्रियदर्शन डायरेक्टर है, पता है आपको? सो इसलिए मैंने मिस्टर पी लिखा. तो मिस्टर प्रियदर्शन जो एक डायरेक्टर है, इन्होंने भी टाइड पाउडर इंपोर्ट किया 2 लाख फॉर वॉशिंग क्लोथ्स ऑफ एक्टर्स, अपने एक्टर्स. समझा? सो यार ऐसे कैसे? इन्होंने भी लंदन से इंपोर्ट किया 2 लाख में, मैंने भी लंदन से इंपोर्ट किया, मुझे मिला 5 लाख में. मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हुआ? लेट मी चेक. अब प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई कर, प्रॉपर ऑफिसर प्रियदर्शन के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा है. उसको डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ, रिगार्डिंग एक्यूरेसी, कि प्रियदर्शन सर कुछ तो डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है, आप 2 लाख में कर रहे हो, मुझे डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन, गिव मी फर्दर डॉक्यूमेंट. अब प्रियदर्शन फर्दर इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं. अब ऑफिसर को मालूम पड़ा क्या, और प्रॉपर ऑफिसर को मालूम पड़ा कि देयर वाज अ कंडीशन, कि ये जो भी टाइड पाउडर इंपोर्ट किया ना, तो टाइड वाले ने कंडीशन रखी थी कि ये पाउडर डायरेक्टर को अपने मूवी में दिखाना होगा, इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट देनी होगी, इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट देनी होगी कि ये पाउडर टाइड का डायरेक्टर को अपने मूवी में यूज करना है, ये कंडीशन डाली हुई है.
इसलिए 5 लाख का 2 लाख में बिका। इट्स अ कंडीशन, इट्स अ रेस्ट्रिक्शन। सो ये देखो, आपको पता है, ये देखो टाइड की एडवर्टीजमेंट हो गई, टाइड की एडवर्टीजमेंट हो गई यहाँ for fun, I am putting this. एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी गुजरो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट करवा दी, काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट हो गई। सो टाइड वाले ने ये प्रोडक्ट 5 लाख का था, अब समझा क्यों 2 लाख में बेचा, क्योंकि डायरेक्टर ने अपने मूवी में इसका एडवर्टीजमेंट किया। देयर वाज अ कंडीशन, देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन, इसलिए 5 लाख का आपको 2 लाख में मिला। सो इन दिस केस भले ही 2 लाख आप पे करो प्रियदर्शन सर, ठीक है, भले ही 2 लाख आप पे करो, मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी आपने रूल 11 में डिक्लेयर किया मैं रिजेक्ट करता हूं, बिकॉज दिस इज अ कंडीशनल सेल, बिकॉज देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन सेल। आप पे कंडीशन डाली है टाइड वालों ने, आप पे एक्सपोर्टर ने रेस्ट्रिक्शन डाला है टाइड वालों ने। ओके, सो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 2 लाख रिजेक्ट हो जाएगी। वैल्यूएशन कैसे होगा? एज पर वैल्यूएशन रूल, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ऐसा ही टाइड पाउडर मिस्टर प्रतीक ने इंपोर्ट किया है 5 लाख में, आपको भी कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी 5 लाख पे। अगेन आई रिपीट, जितना आप पे करो उससे इंपैक्ट नहीं है, कितने वैल्यू के गुड्स इंडिया में आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 5 लाख के गुड्स आ रहे हैं ना, भले आप 2 लाख दो कि कुछ भी मत दो, गुड्स तो 5 लाख का है, कस्टम ड्यूटी 5 लाख पे ही भरनी। ओके, सो ये पॉइंट नंबर 1 था, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। अब आते हैं, चेक करो, आपका नॉलेज एप्लीकेशन करो। ये केस स्टडी, ये देखो, मिस्टर अक्षय कुमार, इन्होंने इंपोर्ट की सिगरेट्स, ठीक है, इन्होंने इंपोर्ट की सिगरेट्स 5 लाख रुपए में, ही इंपोर्टेड सिगरेट्स 5 लाख में। वो रूल 11 में बता रहे गवर्नमेंट, मैंने सिगरेट इंपोर्ट की है 5 लाख में, मैं कस्टम ड्यूटी भरूंगा 5 लाख। सही है, रूल 11 में। प्रॉपर ऑफिसर को डाउट आया कि कुछ तो गड़बड़ है, उसको डाउट है रिगार्डिंग ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। वो मालूम पड़ा उसको कि देयर वाज सम कंडीशन, अक्षय यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट। अब अक्षय बोले कौन सी कंडीशन थी, लेट मी सी। तो ये कंडीशन, ये क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे। वार्निंग दिख रही है, ये कंडीशन डाली थी अक्षय ने, ये इंपोर्ट किया था तो ये कंडीशन डाली थी कि ये फोटो डालना मैंडेटरी, इसलिए वो प्रॉपर ऑफिसर बोला कि नहीं कंडीशनल था, रेस्ट्रिक्शन था। क्या रिजेक्ट कर सकता है ऑफिसर? क्या ऑफिसर ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी 5 लाख की रिजेक्ट कर सकता है? नहीं, पीओ कैन नॉट रिजेक्ट बिकॉज दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये एक लीगल रेस्ट्रिक्शन है, ये लॉ ने डाला है, एक्सपोर्टर ने नहीं डाला है मेरे पे, ये तो इंडिया के गवर्नमेंट ने ये लॉ डाला है। इट्स अ लीगल रेस्ट्रिक्शन। ऑफिसर मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट नहीं कर सकता, वैल्यूएशन रूल्स भी अप्लाई नहीं हो सकता, मैं कस्टम ड्यूटी भरूंगा 5 लाख। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये लीगल रेस्ट्रिक्शन है, ये कोई एक्सपोर्टर ने नहीं डाला मेरे पे, इससे आपकी वैल्यू भी इंपैक्ट नहीं हो रही। दिस इज नॉट अ लीगल रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, ये दिस इज अ लीगल रेस्ट्रिक्शन, नॉट अ कोई अलग काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो कस्टम ड्यूटी भरूंगा 5 लाख पे, यहाँ ऑफिसर वैल्यूएशन रूल्स नहीं लगा सकता। ओके, अप्लाई कर पा रहे हो नॉलेज? चलो एक और केस स्टडी करो। ये देखो, फोक्सवैगन इंडिया, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसने कार इंपोर्ट की फ्रॉम फोक्सवैगन जर्मनी, इसी की ब्रांच है, इसी के रिलेटेड पर्सन है। इन्होंने इंपोर्ट की एक कार अपने डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, ताकि वो डायरेक्टर को जहां जहां ट्रैवल करना है अपनी कंपनी की गाड़ी में ट्रैवल कर। सो कंपनी ने अपने ही रिलेटेड पर्सन से, कंपनी ने अपने ही रिलेटेड पर्सन से कार इंपोर्ट की है फॉर कितने में? ये देखो, ये वाली गाड़ी दिख रही है, ये कार इंपोर्ट की है फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, करेक्ट है, ये आ गई गाड़ी। अब मेरी ही ब्रांच है, मेरी ही रिलेटेड पर्सन है, तो पैसा थोड़ी दूंगा। सो आई डिड नॉट पे अ कंसेंट। फोक्सवैगन इंडिया ने एक पैसा नहीं दिया जर्मनी को, विदाउट कंसिडरेशन। वो क्या बोल रहा है कि सिंस फ्री में, ट्रांजैक्शन वैल्यू 0, कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। सिंस फ्री में इंपोर्ट किया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 0, निल, कस्टम ड्यूटी लगना ही नहीं चाहिए। ओके, ये फोक्सवैगन का ओपिनियन है। अब आता है प्रॉपर ऑफिसर। ऑफिसर क्या बोलेगा यहाँ पे? रिकलेक्ट हो रहा है, रिकलेक्ट हो रहा है,
3 सबसेक्शन 2 की कंडीशन, import is from related person, यानी conditions of 3 subsection 2 is not satisfied, कस्टम ऑफिसर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर देगा। जो भी आप बोल रहे हो 0 नील, चलो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको भरना है एज पर वैल्यूएशन। ऐसी ही कार, आइडेंटिकल कार रूल 4 में कितने में इंपोर्ट हो रही है, उस वैल्यू पे आपको कस्टम ड्यूटी भरनी, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। समझ गया? सॉरी। तो यही 3 केस स्टडी थे जो आपको रिलेट करवानी थी। अब केस स्टडी 4 एक सम आता है, वो देखो। सपोज आई हैव इंपोर्टेड 800 kg गुड्स फ्रॉम लंदन यूके। मैंने कितने इंपोर्ट किए, 800 kg इंपोर्ट किए, कहां से, लंदन से, यूके से, करेक्ट है। अब इसमें क्या है, लंदन यूके से इंपोर्ट किए हैं मैंने ये वाले गुड्स, ठीक है। अब ये गुड्स मैंने इंपोर्ट किए थे विदाउट कंसिडरेशन, फॉर सम रीजन कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन कुछ होगा, सो आई हैव इंपोर्टेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या मुझे कस्टम ड्यूटी लगेगी? अगर हाँ तो ऑन व्हाट वैल्यू, ये क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन, क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? आंसर इज यस, क्योंकि कस्टम ड्यूटी गुड्स पे आती है, आप कितना पे करते हो नहीं पे करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, गुड्स आए ना, कितने वैल्यू क्या है ये है, ओके। सो कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब वैल्यूएशन कैसे होगा, आइडेंटिकल गुड, ऐसे ही गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उस पे लगेगा। सो आप वर्किंग करते हैं, ये देखो ऐसे ही गुड्स मैंने कितने क्वांटिटी इंपोर्ट की थी, 800 kg, एम आई राइट। अब ऐसे ही गुड्स ये सर ने इंपोर्ट किए थे, डिट्टो गुड्स, लेकिन इन्होंने सिर्फ 100 kg इंपोर्ट की थी। कितने में की थी, 150 पर केजी। मैंने 800 kg किए, इन्होंने 100 kg किए, क्या कंपैरिजन है, ठीक है। इन्होंने 150 में किए, ये सर ने इंपोर्ट किए सेम गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, इन्होंने 750 kg, यानी ऑलमोस्ट पार है, थोड़ा ही फर्क है, 750 kg, इन्होंने 130 पर kg इंपोर्ट किया था। सो आइडेंटिकल गुड्स दिख रहा है आपको, ठीक है। एक और सर है, इन्होंने भी ये इंपोर्ट आइडेंटिकल गुड्स, ऐसे ही गुड्स इंपोर्ट किए थे, पता है कितने क्वांटिटी, 820, इन्होंने कितने में किए थे, 135। ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स है, जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किए हैं वैसे 3 अलग अलग लोगों ने भी इंपोर्ट किए, आइडेंटिकल गुड्स आर देयर, बट आपको वैल्यू देखो, एक का 150 है, एक का CIF 130 है, एक का CIF 135। अब मैं कौन सी वैल्यू लूं, 150 पे मुझे वो ऑफिसर लगाएगा, या मेरे के गुड्स 130 पे वैल्यू करेगा, या 135 पे, चेक करते हैं लॉ क्या बोलता है। ये देखो, एज पर रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स लेना, ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स लेना, लेकिन अब वो जो फर्स्ट पर्सन उसने तो 100 kg इंपोर्ट किया, मैंने 800 kg इंपोर्ट किया, कहाँ 100 kg, कहाँ 800, कोई कंपैरिजन है क्या? सो वो तो हटा ही दो बीच में से, बिकॉज इट इज सब्सटेंशियली वेरी लो एज कंपेयर टू माई इंपोर्टेशन, सो वो तो बीच में से हटा दो, ओके। इन अप्लाइंग रूल 4 अब आते हैं 2 पॉइंट, एक तो वो 750 kg है और एक वो पर्सन है जिन्होंने 820 kg है, ओके। यहाँ पे मोर देन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू है, 130 भी है, 135 भी है, तो पता है क्या लिखा है, आइडेंटिकल गुड्स में मोर देन 1 वैल्यू है, पता है क्या लिखा है, लोएस्ट ऑफ सच वैल्यू शैल बी यूज्ड, लोएस्ट ऑफ सच वैल्यू शैल बी यूज्ड, यानी 130 और 135 में जो भी लोएस्ट है उस पे मेरे गुड्स वैल्यू होगी एंड उस पे मुझे कस्टम ड्यूटी लगेगी। सो मेरे 800 kg लोएस्ट 130 पे वैल्यू होगा, मुझे कस्टम ड्यूटी लगेगी 1,04,000। ओके, सो अगर आपके 2 कंपेरेबल प्राइस है, 2 आइडेंटिकल पर्सन है जिन्होंने ऐसे ही गुड्स इंपोर्ट किए, तो यार दोनों का वैल्यू कुछ तो ऊपर नीचे होगा। सो कौन सा लेंगे कस्टम ऑफिसर, जो भी लोएस्ट है उस पे आपको लगेगा। पहली बार गवर्नमेंट ने अच्छा बना, हाईएस्ट नहीं बोला, लोएस्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, ओके। सो ये पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट, इजी। जब 2 प्राइस कंपेरेबल है, 2 आइडेंटिकल गुड्स है, 2 अलग वैल्यू है, आपको कैसे भरना है, लोएस्ट वैल्यू, ओके। ये हमारा केस स्टडी 4 था। अब आता है केस स्टडी 5, ये सुनो। नाउ आई हैव इंपोर्टेड मशीनरी फ्रॉम यूएसए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मशीन मैंने इंपोर्ट किया है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ पे मैं कस्टम ड्यूटी भरने को तैयार हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ ये सुनो, गुड्स यूएसए से निकल गए बट रास्ते में थे, इंडिया नहीं पहुंचे, अभी भी घूम रहे, इन ट्रांजिट है, गुड्स यूएसए से निकल गए बट इंडिया में नहीं पहुंचे। अब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि यार 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, देखो रास्ते में
ठीक है, मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि यार 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, थोड़ा तो कंसेशन दो। हेंस एक्सपोर्टर जब ये गुड्स रास्ते में थे ना, तब 1 करोड़ का 85 लाख करके देता है, तब 1 करोड़ का 85 लाख करके देता है। सो जब गुड्स इंडिया पहुंचे ही नहीं, तब वैल्यू हो गया इसकी 85 लाख। ओके, अब ये गुड्स इंडिया आ गए, कस्टम ऑफिसर बोल रहा है कि चलो कस्टम ड्यूटी भरो 1 करोड़ पे। समझा आपको? फाइनली जब यूएसए से निकल गया, उसके बाद 1 करोड़ का 85 लाख हुआ। सो ऑफिसर बोल रहा है चलो 1 करोड़ पे कस्टम ड्यूटी भरो। अब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि 85 लाख पे आनी चाहिए, एंड ऑफिसर बोल रहा है 1 करोड़ पे आना चाहिए। व्हाट डू यू फील? 85 लाख पे मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी कि 1 करोड़ पे जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके बेस पे भरनी पड़ेगी? ये देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 40 हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भरनी है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज दैट वैल्यू, यानी दैट प्राइस which is payable at the place of importation, time and place of importation। यानी जब ये गुड्स इंडिया पहुंचे, जब ये गुड्स इंडिया में लैंड हुए, इंडिया के पोर्ट पे पहुंचे, तब तब वैल्यू क्या था? 85 लाख। तो कस्टम ड्यूटी 85 लाख पे लगी। ओके, या 1 करोड़ था तभी तो गुड्स रास्ते में थे, तभी तो इन ट्रांजिट थे, घूम रहे थे पानी में। जब इंडिया पहुंचा, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे पहुंचा, तब वैल्यू क्या थी? 85 लाख। हेंस कस्टम ड्यूटी मुझे लगेगी 85 लाख। ओके, मुझे वो डिस्काउंट का डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा, ओरिजिनल इनवॉइस 1 करोड़ का बताना पड़ेगा, क्रेडिट नोट या कोई भी डॉक्यूमेंट है 15 लाख का डिस्काउंट का, वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एंड बाद में मैं कस्टम ड्यूटी भरूंगा सिर्फ एंड सिर्फ 85 लाख। ओके, बिकॉज कस्टम ड्यूटी आती है एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। जब गुड्स इंडिया लैंड हुए तब वैल्यू क्या थी? 85 लाख। कस्टम ड्यूटी 85 लाख पे ही लगी। क्लियर? ठीक है, सो ये हमारे पॉइंटर्स थे, कुछ केस स्टडी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, आपकी बुक से ही ली है, सो वही सारे कवर किए। ओके, अब रूल 4 जो मैं कब से बोल रहा हूँ, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। रूल 4, वैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ये देखो, पहली पॉइंट, कस्टम ड्यूटी जो हम सीख रहे हैं, सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या होता है? जो भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। जो भी रूल 11 में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू बता रहे हो, वो ही एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल्स है, जैसे गोल्ड सिल्वर, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू सही है तो भी वो रिजेक्ट होके किस पे भरना पड़ता है? टैरिफ वैल्यू। तो भी आपको किस पे भरना पड़ता है? टैरिफ वैल्यू, एज पर सीबीआईसी। एम आई राइट? करेक्ट है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या क्या है, कब माना जाएगा? अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इट शुड बी अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? कोई सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड आप फ्यूचर में नहीं दोगे, एंड इट शुड बी फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर ये सब सेटिस्फाई नहीं है तो वैल्यूएशन रूल जो हमने सीखा, रूल 4, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। एम आई राइट? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स है, ये देखो, इसमें कुछ पॉइंटर्स है, ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ केस में आइडेंटिकल गुड्स भी अप्लाई नहीं होगा, तो कैसे, कौन से पॉइंटर्स है? ये देखो, पॉइंट 1, मिस्टर अजय, इन्होंने क्या किया है? मोबाइल्स इंपोर्ट किए यूएसए से। कितने? 1000 सैमसंग के मोबाइल इंपोर्ट किए यूएसए से, 50 लाख। ध्यान से देखना, कितने के इंपोर्ट किए? 1000। क्वांटिटी कितनी है? 1000। कितने में इंपोर्ट किए? 50 लाख। एंड कहां से? यूएसए से। ये तीनों चीज ध्यान रखना। एंड कब इंपोर्ट किए? जून 2020। ओके, इनके गुड्स लैंड हुए मुंबई पोर्ट पे। सो कुछ कुछ पॉइंटर्स आप ध्यान रखो। कितनी क्वांटिटी है? 1000। ओके, कहां से इंपोर्ट किए? यूएसए से। कौन से मोबाइल है? सैमसंग के मोबाइल है, जून 2020 में, एंड मुंबई पोर्ट में। ये कुछ पॉइंटर्स है जहां पे आपका सारा आंसर है। ओके, अब ये कस्टम ड्यूटी भर रहे 50 लाख पे। ये सॉरी, बाय मिस्टेक फाइल लिखा, इट शुड बी 50 लाख। आई हैव इंपोर्टेड फॉर 50 लाख, यानी मैं कस्टम ड्यूटी भरूंगा 50 लाख पे। अजय देवगन वैसा बोल, कस्टम ड्यूटी विल पे ऑन 50 लाख रुपीस। करेक्ट है, इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ। सो 50 लाख हो गया, आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है 50 लाख पे। ये अजय देवगन बोल रहा है। रूल 11 में वो डिक्लेयर कर रहा है कि ऑफिसर, मैं 50 लाख में कस्टम ड्यूटी भरूंगा, 50 लाख के ऊपर कस्टम ड्यूटी भरूंगा। अब ऑफिसर को डाउट है, ओनली 50 लाख?
1000 मोबाइल सिर्फ 50 लाख में, कुछ डाउट है उसको, डाउट है रिगार्डिंग ट्रुथ और एक्यूरेसी। अब वो कुछ अजय देवगन को यानी इंपोर्टर को बोल रहा है, ये सुनो, ठीक है, वो बोल रहा है 50 लाख रिजेक्टेड। अब क्यों रिजेक्ट कर रहा है, कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया तो क्या हुआ, ये देखो पॉइंट नंबर 1, सी दिस पॉइंट। वो इंपोर्टर को बोल रहा है कि मिस्टर तुषार ने भी ऐसे ही मोबाइल इंपोर्ट किए सैमसंग के। मिस्टर तुषार कोई और पर्सन है, इन्होंने भी सैमसंग के मोबाइल इंपोर्ट किए यूएसए से। ओके, सेम यूएसए से ही सैमसंग के मोबाइल इंपोर्ट किए 1000 क्वांटिटी। यार ये 80 लाख में कर रहा है, ये बेचारे ने कस्टम ड्यूटी 80 लाख पे भरी, एंड अजय तू 50 लाख में भरेगा, ये क्यों? ठीक है, अब इसने पता है कब इंपोर्ट किया था, अप्रैल 19, ठीक है, और इसने कस्टम ड्यूटी भरा था 80 लाख। कभी इंपोर्ट किया था, अप्रैल 19। सो ऑफिसर अजय देवगन को बोल रहा है कि चलो ये सर ने 80 लाख पे किया है, तुम क्यों 50 लाख पे कर रहे हो, वैल्यूएशन रूल 80 लाख पे भरो। अब इंपोर्टर कुछ बोल रहा है, वो सुनो। ऑफिसर, वो मिस्टर तुषार ने अप्रैल 19 में किया था, ठीक है, तभी तो मोबाइल लॉन्च हुआ था, उसने तभी इंपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली तभी महंगे होंगे। मैं कब इंपोर्ट कर रहा हूँ, जून 2020, कुछ टाइम लिमिट तो होना चाहिए ना, इट शुड बी रीजनेबली सेम टाइम। तुम आइडेंटिकल गुड्स 2 साल 5 साल पहले के प्राइस पे कंपेयर नहीं कर सकते, रीजनेबली एक आध महीना 15-20 दिन कुछ सेम टाइम हो तो कंपेरेबल। ओके, सो ऑफिसर आइडेंटिकल गुड यानी कोई भी प्राइस नहीं ले सकता, इट शुड बी रीजनेबली सेम टाइम, रीजनेबली सेम टाइम पे ही होना चाहिए तो चलेगा, ठीक है। अब ऑफिसर का तो गया 80 लाख पे वो लगा ही नहीं सकता क्योंकि सेम टाइम नहीं है, एक अप्रैल 19, एक जून 20। नाउ ऑफिसर इज थिंकिंग कि यार किसी और को पकड़ता हूँ, तो ऑफिसर ढूंढ के कोई और आइडेंटिकल गुड्स पर्सन को लेके आया, ये देखो। अब इसको लेके आया मिस्टर कुणाल को, सो ये देखो इसने भी इंपोर्ट किए थे यूएसए से 1000, लेकिन पता है कौन से मोबाइल, नोकिया। इसने भी यूएसए से इंपोर्ट किए थे 1000 मोबाइल अजय देवगन के साथ, लेकिन अजय देवगन ने सैमसंग किए, इसने कौन से किए, नोकिया। मार्च 20 में, यानी रीजनेबली सेम टाइम, 70 लाख। ये बेचारे ने कस्टम ड्यूटी भरी है 70 लाख। ओके, सेम टाइम है रीजनेबली, जून 20 एंड मार्च 20। अब ऑफिसर बोले ये देख, अब मैं नियर बाय टाइम पे लेके आया हूँ, ये बेचारा भर रहा है 70 लाख पे, तुझे क्यों 50 लाख पे भरना है, चलो 70 लाख पे भरो, चलो 70 लाख पे भरो। अब अजय देवगन जो ओरिजिनल इंपोर्टर है वो ऑफिसर को समझा, ऑफिसर उसने नोकिया के किए मोबाइल, नोकिया वाले महंगे हैं, वो 70 लाख के, मैंने सैमसंग के किए, सैमसंग वाले सस्ते। तो कंपेरेबल आइडेंटिकल मतलब क्या, आइडेंटिकल गुड्स भी तो सेम होने चाहिए, कोई भी गुड्स कंपेयर करेगा, हाँ, कहा नोकिया के महंगे वाले, कहा सैमसंग के सस्ते वाले, so how can you compare, so identical goods must be same। so first क्या था, एक तो सेम टाइम पे होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट जो गुड्स कंपेयर कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल गुड्स मस्ट बी सेम, क्लियर। तो ऑफिसर और कंफ्यूज हो गया कि यार यहाँ भी बच गया, 80 लाख भी गया, 70 लाख भी गया, अब क्या करें। तो एक तीसरा पर्सन ढूंढा ऑफिसर ने जिसने आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्ट किया था, ये देखो थर्ड पर्सन मिस्टर श्रेयस, इन्होंने भी इंपोर्ट किए थे सैमसंग के मोबाइल, चलो बच गए 1000 मोबाइल। कहां से इंपोर्ट किए थे, चाइना से। कहां से इंपोर्ट किए थे, चाइना से इंपोर्ट किए थे यही 1000 मोबाइल। ओके, मार्च 20 में 60 लाख, यानी श्रेयस ने कस्टम ड्यूटी भरी थी 60 लाख, ठीक है। अब श्रेयस ने रीजनेबली सेम टाइम पे किया था, जून 20 मार्च 20, एंड सैमसंग के ही थे, यानी प्रोडक्ट भी सेम। तो ऑफिसर फिर से बोल रहा है कि अजय ये क्या, वो बेचारा 60 लाख पे भर रहा है, देखो उसने सैमसंग की ही की है, ओके, एंड मार्च में ही मैं ला रहा हूँ, सो नियर बाय टाइम है, चलो अब तो भर 60 लाख पे तो भर, आइडेंटिकल गुड 60 लाख का। अब अजय कुछ बोल रहा है, ये सुनो बॉस, उसने मिस्टर श्रेयस ने चाइना से इंपोर्ट किया था, मैंने कहा से इंपोर्ट किया, यूएसए से। सो चाइना वाला चोर है, वो ऑब्वियसली ज्यादा में सेल करेगा, मैंने तो सस्ते प्रॉपर क्वालिटी के यूएसए से इंपोर्ट है, सो कंपेयर तो कुछ ढंग का कर, इट शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। व्हेन यू वांट टू अप्लाई द आइडेंटिकल गुड्स का रूल, इट शुड बी फ्रॉम सेम कंट्री। दो कंट्री को कंपेयर क्या कर रहे हो, चाइना का यूएसए का, ठीक है। सो यू कैन नॉट कंपेयर दैट, एक तो सेम टाइम पे होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम कंट्री से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जहां से इंपोर्ट कंपेयर कर रहे हो वो सेम कंट्री होना। अब ऑफिसर फिर भी गया,
80 लाख भी, 70, 60, अब क्या करेगा? तो ऑफिसर एक फोर्थ पर्सन को लेके आया, इसने भी इंपोर्ट किए थे आइडेंटिकल गुड। ये सर, ये भी गोलमाल वाले, इन्होंने भी इंपोर्ट किए थे सैमसंग के मोबाइल, एंड वो भी यूएसए से। चलो कोई तो मिला, सैमसंग के किए थे, एंड वो भी किससे? यूएसए से। इन्होंने लेकिन सिर्फ 100 मोबाइल इंपोर्ट किए। अजय देवगन ने 1000 किए थे, इन्होंने 100 मोबाइल इंपोर्ट किए थे 5.5 लाख, ठीक है, यानी 5500 था। अप्रैल 20 में, यानी टाइम भी सेम है। इन्होंने कस्टम ड्यूटी भरी थी 5.5 लाख, यानी टाइम भी सेम है, एंड यूएसए से भी इंपोर्ट किया है, एंड प्रोडक्ट भी सेम है, तीनों कंडीशन सैटिस्फाइड। ये बेचारा 5500 पे भर रहा है। अब ऑफिसर फिर से अजय को बोल रहा है, अजय ये बेचारा 5500 पे भर रहा है, तू 5000 पे भर रहा है। हाँ, वो बेचारा 5500 पे भर रहा है, आइडेंटिकल गुड 5500, चलो 55 लाख पे कस्टम ड्यूटी भरो, ये बोला गया। अब तो मिला आइडेंटिकल, टाइम भी सेम था अप्रैल, प्रोडक्ट भी सेम था, कंट्री भी सेम था, राइट। लेकिन अजय देवगन फिर भी इसको समझा रहा है, ये सुनो कि मिस्टर शर्मन ऑफिसर, उसने सिर्फ 100 मोबाइल इंपोर्ट किए थे, कुछ तो लॉजिक लगा। उसने सिर्फ 100 मोबाइल इंपोर्ट किए, मैंने 1000 मोबाइल इंपोर्ट किए, मुझे वॉल्यूम डिस्काउंट मिला या कि नहीं? 10% का तो डिस्काउंट मिलेगा, सो आई गॉट वॉल्यूम डिस्काउंट ऑफ 10%, इसलिए उसके 55 लाख है, मेरे 50 लाख है। कुछ लॉजिक लगाओ। आइडेंटिकल गुड्स सेम कमर्शियल लेवल वाला कंपेयर होता है, तो क्या कंपेयर कर रहा है? उसका 100 केजी 100 मोबाइल, मेरे 1000 मोबाइल, कोई कंपैरिजन है? इट शुड बी एट सेम कमर्शियल लेवल। सो यहाँ भी ऑफिसर का कुछ नहीं चला, ठीक है। सो टाइम में गड़बड़ है, यू कैन नॉट कंपेयर, गुड्स अलग अलग है, आप रूल 4 अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। कंट्री अलग अलग है, यूएसए चाइना, आप रूल 4 अप्लाई नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट, कोई वॉल्यूम कमर्शियली सेम लेवल होना चाहिए तो अप्लाई कर, कोई भी थोड़ी कंपेयर करोगे। लेकिन ऑफिसर ने फिर भी हार नहीं मानी, अब एक 5th पॉइंट लेके आया, ये सुना, इनको ढूंढ के लाया, लास्ट ट्राई कर रहा है मिस्टर वसूली, इनको आया। सो इन्होंने भी मोबाइल इंपोर्ट किए थे सैमसंग के, चलो सैमसंग ही यूएसए से ही है, वेरी गुड, 1000, अरे चलो एक्सीलेंट, वो भी मिल गया। 1000 मोबाइल इंपोर्ट, इन्होंने 5200 में किए, यानी 52 लाख में इंपोर्ट किए थे। सो कंट्री भी सेम, टाइम भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम, कमर्शियल लेवल भी सेम, 1000 ही, जून में ही किया था। इन्होंने कस्टम ड्यूटी भरी 52 लाख। अब तो सब ठीक है, लेकिन इनके गुड्स लैंड हुए चेन्नई पोर्ट पे, एंड अजय देवगन के कहाँ हुए थे? मुंबई पोर्ट पे। इनके गुड्स लैंड हुए चेन्नई पोर्ट पे, ठीक है। तो ऑफिसर बोल रहा है कि देख अजय, अब तो मेन आदमी पकड़ के लाया, सब कुछ सेम है, टाइम सेम, प्रोडक्ट सेम, कंट्री सेम, सब कुछ, कमर्शियल लेवल भी सेम। वो बेचारा 52 लाख पे भरा, चल तू 52 लाख पे तो भर, 50 लाख नहीं चलेगा। अब अजय कुछ समझा रहा है कि ऑफिसर कुछ देखो जरा, मेरे गुड्स कहाँ आ रहे हैं? वो मिस्टर वसूली के गुड्स आए चेन्नई पोर्ट पे, मेरे गुड्स आए मुंबई पोर्ट पे। अब चेन्नई कितना दूर है, इसलिए प्राइस में फर्क है, उनका डिस्टेंस ज्यादा है। सो आपको एडजस्टमेंट भी तो करना चाहिए फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। सो एडजस्टमेंट फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन। कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकता, यू विल हैव टू एडजस्ट फ्रेट एंड इंश्योरेंस। चेन्नई तक जाओ तो 1-2 लाख बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस का कॉस्टिंग बढ़ेगा। मुंबई पहले आता है, इसलिए मेरे 50 लाख में मिले और उसके 52 लाख में, यू कैन नॉट कंपेयर, समझा। सो ये सारे पॉइंट है जहां पे रूल 4 अप्लाई नहीं हो सकता, रूल 4 कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल दिस केस, ओके। सो ये सारे पॉइंटर है, करेक्ट। लेकिन एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, दिस इज क्लियर। जब आप कंपेयर करो तो रीजनेबली सेम टाइम होना चाहिए, प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए। थर्ड, कंट्री यूएसए चाइना दो अलग कंट्री नहीं, सेम कंट्री होना चाहिए, सेम कमर्शियल लेवल पे होना चाहिए, एंड एडजस्टमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस के बाद ही आप कंपेयर कर सकते हैं, करेक्ट है। सो दिस आर द पॉइंटर्स, दिस आर द पॉइंटर्स। चलो, वैल्यूएशन फॉर आइडेंटिकल गुड्स में एक और पॉइंट है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज मिस्टर अजय, he imported from USA this mobile, okay, what was the value? Rupees 2 lakh. So he's telling to the officer, as per rule 11 declaration, that he will pay custom duty on rupees 2 lakh. No, officer is angry, boss, 2 lakh rupees, ये कोई value है? He will reject the transaction, and he's telling me to, sorry Ajay,
that you have to pay as per custom valuation rule. Identical goods. Apply rule 4 and pay custom duty on identical goods. Now, to the surprise of this officer, there were two identical goods, two separate values. The same mobile was imported by Mr. Tushar from USA, and his value was rupees 6 lakh in June 20, so nearest, same month. And Mr. Kunal, he had also imported the same mobile in same quantity from USA, and his value was rupees 7 lakh. So now which one to apply? In short, there are more than one identical goods. अब आप कौन सा apply करोगे? Okay, so officer is confused. Which one to apply? There are two values. Same from USA, same quantity, same mobile. One is saying value 6 lakh. Another identical goods is saying value 7 lakh. So whenever in question, there are more than one identical goods value, you know what is the answer? Answer is whichever is lower. Custom duty shall be applicable on the value of the identical goods which is lower. So custom duty applicable hogi on rupees 6 lakh. Accessible value, CIF value shall be counted as 6 lakh rupees. Clear? Even this could be asked in your objective question. Okay, so now rule 4, what this rule says, value of supply, whenever I declare value as per rule 11 declaration jo de deta hu, officer will reject that when he has doubt. Okay, but when he can apply this identical goods, when he can apply this rule 4, where a few conditions. First, whatever goods he want to compare, it should be identical in all respect. Huh? It should be identical. If I'm importing mobile, then it should be mobile only he can compare. He cannot compare laptop. Second, he should compare this identical from the same country. If I have imported from China, he should also compare it, cannot compare from USA. Understood? Same country. Third, it should be at reasonably same time. If it is June, it should be near July, May, anything will do. Maybe from the different person. Person could be different, but country should be same. Okay, commercially at the same quantity. Which example I gave you? I am importing 1,000. Someone must have imported 10. So boss, I will get the discount now. Same quantity should be there. Commercially same. And if different, subject to some adjustment. And then if more than one identical goods are there, then which will apply? Lowest price. Lowest price. So this was our rule 4 of the custom valuation rule, value of identical goods. Clear? So I hope rule 4 of the custom valuation rule, you are okay with it. Now let us move to next rule. Rule number 5 of the valuation rule, valuation of the similar goods. See what this rule says. Suppose I am an importer of the goods. I am having conversation with whom? Custom officer. That custom officer, I have imported one Maruti car, this car. From where? Germany. Value of this import is rupees 2 lakh. So what I'm telling to this custom officer, that boss, I've imported for 2 lakh. I'm giving declaration in rule number 11 that I am ready to pay custom duty on rupees 2 lakh. Now this officer is surprised, only 2 lakh. How come car has become so cheap? He will reject my transaction value. So whatever declaration I'm giving, he is rejecting it. And he is telling to me that pay custom duty as per valuation rule, identical goods. This is what he is telling to me. Okay, but I'm laughing on him. That officer, from last many months, such car is not imported. Such Maruti car is not imported. In short, there is no identical goods. Rule 4 in this case is not applicable. Possible. Such things are also possible. That I'm the first one to import, or from many days this is not imported. Now what will officer do? See what officer has power. Now proper officer is telling to me that I agree that Maruti car is not imported. I agree. But Volkswagen or some any other company, it is selling same car from Germany. Same car from who? Where? Germany. And Volkswagen, it is selling for rupees 5 lakh. It is same car, same like, same kind, same quality, same feature, everything same. In short, it is interchangeable commercially. This is important. It should be commercially interchangeable, then only you can compare it, else you cannot compare. So now, if rule 4 is not possible, if the value of identical good is not possible, which rule you will apply? Rule 5, which says what? The valuation shall be done as per valuation of similar goods. So just like Maruti car, Volkswagen is selling the same car, same like,
same kind, same quality, and commercially interchangeable, and coming from Germany. You can compare that. An officer मुझे बोलेगा pay custom duty on rupees 5 lakh. So if rule 4 is not possible, I will have to, officer will apply rule 5, valuation of similar goods. Okay, not that important for exam. The next rule which I am going to teach, that is important. See, rule 7, deductible value of the good. In practical life, ये इतना important नहीं है. In practical life, rule 4 is the most important. Clear? But rule 7, in exam at least, is important. Deductible value of the good. Say, for example, Mr. Tushar, he is an importer of the goods. ठीक है, ये यूएस से मोबाइल मंगवा रहा है. So such mobile came to India, but we don't know at what cost he is importing. Possible. We don't know at what amount he is importing. Clear? So the amount is not identified. Okay. But on this import, he is paying, say, custom duty of 3,000. He is paying GST of rupees 1,000. Okay. And what he is doing, after importing, he is selling this directly to the Indian customer. So now, from import, he is going to sell directly to the Indian customer. So that transportation cost from the port to the customer's office, it was rupees 3,000. This transportation cost in India expense. This is not import expense. This is India's expense. Okay, and this transportation cost will also cover insurance in India, which is 1,000. There were some selling and distribution, packing, all expense, all post-import expense, 4,000. Then Mr. Tushar paid commission of rupees 1,000 and some other expense in relation to sales is 2,000. On this, Mr. Tushar had earned profit of 25,000. So final price in the hand of the Indian customer, final selling price is what for Mr. Tushar? 1 lakh rupees. See, remember this. Remember this, because this rule 7, then only you will understand. Little bit difficult. Okay, so what was the case? I have imported the goods. Say I'm Mr. Tushar. I have imported the goods. Value is not known, but I'm selling for rupees 1 lakh in India. And for that sales, I have incurred certain expenses. That's are known as post-import expenses. Clear? So now यही point को अलग तरीके से समझते हैं. If we will went to this, now see, I will discuss about another importer. Now this guy, he has also imported the same mobile from USA. देखो, same mobile he has imported from USA. He is telling to the officer that rule 4 is not giving a declaration in rule 11 that he has imported for 10,000. He has imported for rupees 10,000. So he is telling to them that he will pay custom duty only on 10,000. How is that possible? The proper officer is angry. But what he is saying, that rule 3 is not applicable. Rule 4, identical goods value is not available. You don't know at what amount Tushar has bought. So rule 4 is not available. Assume there is no such mobile. So rule 5 is also not available. So what he will do? So Mr. Akshay is laughing on proper officer. That what happened, officer? Can't find value. Chalo, allow me to pay on 10,000 rupees custom duty. Okay, now officer is saying, wait. Ajay, wait. ठीक है, rule 3, 4 नहीं है, I agree. But he is again taking me to the same example of Mr. Tushar. What is saying? Listen carefully. That ये जो Mr. Tushar थे ना, इन्होंने इंडिया में कितने में सेल किया था? 1 लाख रुपए में, 1 lakh rupees में. And how much profit he had earned in India? ठीक है, 25,000. So if you carefully see, what is his cost of Tushar? Profit was 25, selling. You will reduce it. You will get the net cost 75,000. So cost of the same product in India for Mr. Tushar is 75. Okay, but this incurred some post-importation expense. यार वो तो import के बाद हुआ था. It was after import such expense. So that should not be covered. So some expense in India were incurred. Say general expense 2,000. Then commission was paid in India 1,000. Selling and distribution had happened in India 4,000. And this transportation was from port to the customer's office. This had also happened in India, transport and insurance. So if you add this, all post-import cost was say 11,000 if you add this. So if you carefully observe, for Mr. Tushar, reverse working, what was the cost? Net cost of import prior to taxes. Prior to all the custom duty and GST was 64,000. It is a reverse working.
Okay, and how much custom duty and IGST Mr. Tushar had paid? IGST 1000, custom duty 3. So if you now calculate reverse working for Mr. Tushar, what is the CIF value? 60,000 rupees. So here he got by reverse working 60,000 rupees. So what officer is telling to Mr. Ajay? That we have got the working indirectly. This is known as rules. And deduct karke, you have brought the value. So Mr. Ajay, you will have to pay custom duty as per rule 7 on rupees 60,000 rupees. Yeah, when this point is coming, when I am importing, but value is not known. But when I'm selling in India, it is value is known, profit is known, everything is known. So जो आप इंडिया में सेल कर रहे हो उसका रिवर्स वर्किंग करके all post import expense कम करके custom duty GST कम करके you can get the CIF value. Okay, but normally this is not in practical life so useful. Only in one case this point comes, high CC. This rule 7 happens only in high seas sale. Let me explain you just one example. What is high seas sale? Suppose Mr. Ratan Tata, he placed an order of import of goods. Assume value is not known. उन्होंने import का order दिया in London, but value is not known. And what amount is going to import? No one knows. Okay, now that London guy, he exported the goods. He shipped the goods from London and the goods are coming in India, not yet arrived in India. They have not crossed the custom frontiers of India. अभी भी पानी में ही है. Indian territorial water, Indian exclusive economic zone नहीं पहुंचे. It may be UK के ही वहां पे. Okay, so अभी भी it has not reached India's custom port. Now, before reaching India's custom port, goods not yet landed in Indian custom frontier. Before landing, Mr. Ratan Tata sir sold this goods to Mr. Ambani. He prepared an invoice that आज से goods आपके for rupees 60 lakh. He prepared a high seas sale agreement that आज से ये आज से ये goods आपके हो. So just by one document, he transferred the ownership of this goods. Clear? Understood? Now see, such supply are known as high seas supply. That I import the goods, but before goods coming to India, I am selling that goods. So I don't know the value of import, but I know the sales value. So आपको वहां पे reverse working करते 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 you have to get back to the original import value. Okay, so this is how this point is useful. High seas sale. Only in mostly in high seas sale, this rule 7 shall be applicable. Else it is not applicable. So prior to the goods coming in India, such goods are sold by the original importer, Tata sir. Such supply is known as high seas sales. Clear? Okay, let us understand what is rule 7 in detail. When this rule 7 is applicable, when rule 3 is not possible. Rule 4, this identical goods value is not possible. Rule 5, similar goods, there are no similar goods. So what will you do? There is one option, you can apply rule 7. India met what amount you have sold, that you need to compare. Then only rule 7 is applicable. If 3, 4, 5 is not there, there is one option, rule 7. But see the point. Value of this imported good as per rule 7 shall be the value of the greatest aggregate quantity. This is important. Greatest aggregate quantity will be compared. Okay, after the deduction of post import expense. So जो भी आपके इंडिया में expense हुए, those we have to reduce, we have to deduct, and then arrive at the imported value. Okay, so what are the post import expense? Say profit on sales, commission जो मैं इंडिया में पे कर रहा हूँ, general expense in relation to sales, processing expense after import some expense have incurred, transport cost from port till the customer, that is also an additional burden in India, insurance cost from port till the customer, deducted, custom duty, again that and IGST and any other taxes, all post import costs, I will have to reduce it to arrive at the accessible value, or you can say CIF. But sometimes it is possible that when I am importing, at that time I'm not selling to customer, I will sell it at a later stage. So how you will do? Then value of such goods sold in India at the earliest day after importation. So कौन सी value compare हो जाएगी? जो आ गया उसके बाद जो भी सेल हो रहा है फ्यूचर में वो वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अप टू 90 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 days. नहीं समझा? सी दिस. Suppose Mr. Ajay has imported today. He is going to sell it in future, later stage. So there is no value available at the moment.
Okay, so what value you can compare? Within next 90 days, he imported on 1st June. Within next 90 days, whatever the sales value is available till 31st of August, that value you can compare and reduce it. Reverse work. Reverse work. Clear? This is rule 7. The most important thing is this word. Greatest aggregate quantity. This value, ye quantity, this value you need to compare and then reverse the work. Okay, there is a possibility na. I'm selling the same goods for 100 rupees, for 95 rupees, for 90 rupees, for 85. So different selling price. Which one you will take? So what it is return? जो भी greatest aggregate quantity, जो selling price में अपने highest quantity बेची, वो compare किया जाएगा. Let us then understand few examples. See this. What do you mean by greatest aggregate quantity? I have taken this from your book. See, question number 1 from your book. Suppose these are all the quantities and the unit price. Agreed. 100 rupees, you have sold 40 quantity. 90 rupees, say 30. Again on 100, you have sold 50. Again in 95, you have sold 50. 105, 25 quantity. 90, 35 quantity. And 100 again, 5 quantity. So separate unit price are given to you. And the number of quantities sold are given to you. Okay, now how will you identify greatest aggregate quantity? Chalo, let us understand. How will you do? First, calculate unit price and then calculate sales quantity. So first point, for rupees 90, how many quantities you have sold? See this. For rupees 90, 30 quantities are sold. And again for rupees 90, second last point, 35 are sold. So if you add for rupees 90, how many quantities are sold through this high seas sale? 65. Clear? Then for rupees 95, how many quantities are sold in India? ठीक है, value is 50, only 50 quantity. Third, for rupees 100, how many quantity are sold? See this, point number 1, 40 plus 15, point number 3 plus last 5. So total if I add, how much I have sold? 60 quantity, 60 quantity. And for rupees 105, I have sold only 25. Okay, so highest quantity, greatest aggregate quantity, highest quantity, कौन सी है? Value is, quantity is 65. What is the applicable unit price against that greatest aggregate quantity? 90. So greatest aggregate quantity is 65 and unit price shall be 90. This value, this rupees 90 will be compared when I import and the value is not known. And then I have to do the reverse value. So sale price जो मैं इंडिया में काउंट करूंगा कौन सा? On the basis of rupees 90. Greatest aggregate quantity. Clear? Now see two sums on the basis of this point. If you have not understood, you will understand now. See this. Suppose I have imported 5,000 unit on high seas sale. No price available. In India I have sold. That price is available. But jo import kya tha, that price is not available. I have imported on high seas sale. A Limited selling in India for a price at which different quantities. Okay, see this. Very important but tricky. See, 1 to 10 units. One order was there of 1 to 10 units. That I am selling for how much? Rupees 100. ऐसे बच्चे कितने ऑर्डर मिले थे? 10 sales order of 5 units and 5 sales order of 3 units. Okay, so if I get the order from 1 to 10 quantity, I'm selling for rupees 100. Okay, how many such order I received? 10 orders of 5 units each and 5 orders of 3 units each. Clear? Second, then if I get the order from 11 to 25, I'm giving some discount. So I'm selling for rupees 95. Okay, how many orders I received? 5 such order of 11 units each. Okay, and third, if I get a big order over 25 units, then I give further discount. I'm selling for rupees 90. How many such order I have received? Only one order of 30 units and one more order of 50 units. So these are the quantities, these are the different order which I have received in India. Now, for this, after import, I repeat, after import, some post-shipment expenses I had incurred. After import, post-shipment expenses. India में port में land होने के बाद, some expenses I had incurred. See, first one, what expense? This transportation expense from port till the buyer in India. How much was there? 24,000. 24,000. And for this, there was an insurance cost, 6,000. So this 30,000 is the post-import expenses. Clear? Now you need to calculate
assessable value and custom duty, assuming rate as 12%. Okay, you have the selling price in India, which are post import. ये जो भी selling price आपका 100, 95, 90, there are 3 selling price, which are all post import. That price you have. Clear? You also have post shipment expense. You don't have the CIF value. Calculate, reverse working. Let us see how this will work. See, now on left hand side, you can see the question, and on right hand side, there will be answer. Okay, so let us solve this sum, exam sum. See, on 1 to 10 units, I was doing for how much? Rupees 100. Okay, for 1 to 10 units, how much for I was selling? Rupees 100. How many such orders I received? 10 orders of 5 units. So 10 into 5. And 5 orders of 3 units. So 5 into 3. So how many units I have sold for rupees 100? Answer is 65 units. Answer is what? 65 units. Clear? Up second point. Now for rupees 95, how many orders I had received? 5 orders. And how many units I had sold? 11. How many units I had sold? 11. So for rupees 95, how many quantities I have sold? In short, 55 units. 55 quantity. Clear? And that big order of rupees 12, over 25 units, I was selling for rupees 90. How many order I received? One order of 30 units. So 1 into 30 plus one order into 50. So 1 into 50, 80 units. So what is the greatest aggregate quantity? 80 units. And what is the corresponding unit price? 90 rupees. So again 90 rupees. So which now I will compare? Rupees 90 out of all the three. Okay, so how many units I had imported? 5,000 such units. And I will compare this. Selling price will be deemed as 90. So my Indian selling price will be counted as 4,50,000. And I will reduce the post-shipment expense. Which were the post-shipment expense? This freight charge, 24,000. ये तो India का खर्चा है. I will reduce it. Insurance charge, that is also in India. That also I will reduce 6,000. So my final, after 4,50,000 minus deducting, what is my assessable value? 4,20,000. This will be counted as CIF value. On this value, custom duty at the rate 12% shall be applicable. And on that, obviously, you have to calculate surcharge. Okay? Question may given or not, you have to calculate surcharge. So how much duty I am liable to pay? 55,440. Clear? So I knew the selling price, but there were 3 selling price. So first step, I identified greatest aggregate quantity, and against that corresponding selling price, which was 90. So whatever 5,000 units मैंने इंडिया में बेचे into 90, 4,50,000 selling price आपको मिल गया. Now जो भी इंडिया में expense हुए थे, that you need to reduce it, freight and insurance, commission, processing, any charge. And then you will arrive at import cost, assessable value or CIF value. Okay, any custom duty, GST if given, that also you are required to reduce it. There you will get assessable value और इस पे ऑफिसर मुझे custom duty भरवाएगा 55,440. Clear? 4 marks question. 4 marks question. Very interesting. Okay, so chalo. Now let's move to next question. See this next question. Suppose again I have imported 500 unit on high seas sales. Okay, high seas sales से import किया, you don't know the value. In India, then I have sold. That value I will discuss. So there are different quantity. I continuously keep on doing such thing. High seas sales, no value. So I am selling in India for different prices. First, I am selling for rupees 100, say 400 units. Okay, second, I am selling for rupees 90 in India, say 300 units. Again for rupees 100, I am selling in India 150 units. Then for rupees 95, I am selling 500 units within India. Then for rupees 105, I am selling 250 units. And again for rupees 90, I am further selling 350 units. And last, again for rupees 100, next day, I sold 50 units. So these are the different quantity I have sold, which different selling price. Okay, assume freight for the port to the buyer's factory is 10,000 and insurance to cover this 500 unit is say 1250. For this 500 unit, transportation is 10,150, which is I have imported. And for this 500 unit, which I have now imported, insurance is 1250. Okay, assume
The selling price in your question 190, it includes post shipment cost. Assume it includes all the cost. Now I want you people to answer what shall be the assessable value and how much custom duty this importer is required to pay. You can pause and try. Chalo, let us solve. See this. Again, left hand side question and right hand side, you will see the answer. Okay, now see. For rupees 100, how many quantities I have imported? Solve this way in exam also. For rupees 100, I had imported 400. Then for 100, again I sold 150. Again for 100, I have sold 50. So for rupees 100, how many quantities I have sold in India? 600 units. Clear? Second point. Now for rupees, say 90, how many quantities are sold in India? 300 plus 350. So how many are sold for rupees 90? 650 units in this period. Clear? Now comes third point. For rupees 95. For rupees 95, how many quantity are sold? 500 units. So let us put that also in question. For 95 rupees are sold 500 units. And last, for rupees 105, how many quantities are sold in India? 250. So now calculate which is the greatest aggregate quantity. 650 units. Against that, what is the corresponding selling price? Again, 90 rupees. Okay, so now again you will get unit price, selling price 90 rupees. Whatever 500 units are sold in India, you will take selling price as rupees 90 per unit. So number of unit imported is 500 into rupees 90. What will be the deemed selling price? 45,000. And what I told in question, 45,000 include post import expense. So you will reduce this post import expense. जो भी freight, insurance है, ये सब तो included है. So reduce it. Now you will get imported cost, in short, assessable value, or the main language is CIF, 33,600. Now that proper officer will initiate custom duty on this 33,600 rupees, 12% plus surcharge. Okay, so total custom duty I will have to pay 4435. Clear? So in exam, such things will not be given to that it includes. It always includes. Varna to benefit in it. Okay, so this was what? Rule 7 of our point. Clear? Okay, so when this rule 7 is applicable, when the value is not identified, value is not identifiable, such goods are not sold in India at the time of importation. Okay, that could be a possibility that such goods are not sold in India at the time of importation. Then what did I tell you? Which value you will take in this case? You will take the value 90 days after such importation. मैं 90 days बाद भी sell करूँ, वो जो selling price है वो compare किया जाएगा. Okay, if imported goods are not sold in India and the condition as imported, जैसे what I am importing as such I am not selling, I'm making such changes and then selling, then value shall be based on the unit price at which such imported goods after further processing are sold in India. Okay, suppose I import some raw material and I design something and then sell, then value will be compared after such processing, whatever the value is that they will compare. Okay, for example, suppose I import raw material, I manufacture something, and then I sell this finished goods in India after further processing. This finished goods which I have developed, that I'm selling to the customer. So that post-selling price will be compared. Not that raw material, that post-selling price will be compared. Okay, sounds incorrect, but it is written in the act. So that post-selling price shall be compared. Clear? Now let us move to rule 8, computed value of the goods. Okay, so computed value of the goods. See, rule 7 में हमने क्या सीखा? Deductible value of the good. अब rule 8 is vice versa. See how this will work. Example. Suppose this guy is a USA trader. ये USA में है and is selling only in USA or within USA. Okay, so see what he is doing. He is manufacturing one product X, this iPhone X. Say he is manufacturing in USA. Okay, this is his cost. So his cost of manufacturing is 5,50,000 US dollar. In US, this is his expense. Understood? Then some processing means other manufacturing cost is there. US dollar 1250. Again rupees 1 lakh.
Understood? And then some fabrication and other manufacturing cost is say US dollar 2,500. If you convert it, rupees 2 lakh rupees. Understood? And then is selling this for profit in USA, not in India, nothing in India. Is selling this in profit for USA for the dollar 625. Assume rupees 50,000. So final selling price for this USA trader in USA is rupees dollar 12,375. So rupees 9 lakh. So this mobile, this USA trader is selling within USA for dollar 12,375. If you convert in rupee, say rupees 9 lakh. Will you remember how much it was selling? Rupees 9 lakh from USA to USA. Okay, now what happened, Mr. Ajay, he imported this mobile from the same USA trader. From this USA trader, he imported the same product mobile. For what value he imported? He's informing to the officer. He filed the declaration that I have imported this and the value is rupees 1 lakh. How is that possible? Yeah, this USA guy is selling in USA for 9 lakh and is giving mobile to him for 1 lakh. Who will believe? Who will believe this? So Mr. Ajay is telling to officer as per rule 11 that he will pay custom duty on 1 lakh. Okay, now that officer is saying, have you gone mad? Chalo, pay on identical goods or anything. Ajay is saying rule 3 not possible. There are no such identical goods. No similar goods. He is excellent USA trader. And he is not selling in India. He is consuming. So no high seas sale. So rule 7 is also not applicable. So officer, ab kya karoge? What will you do? Understood? This is the query. This is the query. Now officer is saying, don't be too happy. Ajay, don't be too happy. This USA trader is selling in USA the same mobile. For what value? He's selling in USA. This USA trader is selling in USA for what value? The same mobile. Value is what? Say his cost was 5 lakh 50. Processing he was incurring 1 lakh. Fabrication he was incurring in USA 2 lakh. He was earning profit of 50,000. So for what value? This USA trader is selling in USA 9 lakh rupees. So any sane man, if I am Indian, I am selling in India for 1 lakh, sorry 9 lakh, then obviously outside India I will sell for 10 lakh. So any sane man will at least sell from USA to India for 9 lakh without profit be ho, without extra profit. At least this USA guy who is selling in USA for 9 lakh, obviously will sell in India for also at least 9 lakh. I assume this officer is saying that your new value of the goods as per rule 8 shall be rupees 9 lakh. Okay, but there are some post imports, sorry, प्री इम्पोर्ट एक्सपेंसेस जो यूएसए से माल इंडिया आ रहा है उसके लिए भी तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट हुआ होगा. सो ये जो यूएसए से इंडिया आया इसका फ्रेट कॉस्ट कितना था 35,000 और इसका इंश्योरेंस कॉस्ट कितना था 15,000. सो ऑफिस सीआईएफ वैल्यू एज पर रूल 8 shall be 9,50,000. Custom duty shall be applicable to Mr. Ajay on rupees 9,50,000. See, practically this is difficult, not factually possible. The USA trader is not going to say how much I'm manufacturing and all. But bookish knowledge you should be aware. So what you understood in this case? This USA guy is selling in USA for rupees 9 lakh. So obviously will sell in India for at least rupees 9 lakh. Okay. And then वो जो transportation का खर्चा, insurance का खर्चा, freight का expense, that will also be added. So 9 lakh plus transportation cost 35. 9 lakh plus 15,000 insurance. So total shall be value 9,50,000. Mr. Ajay shall be liable to pay custom duty on rupees 9,50,000. This is rule 8. You will have to add and arrive at the value. Add means value which is sold at USA, add transport, add insurance, add any other cost, and then arrive at the computed value of the goods. So when this rule 8 is applicable, when rule 3 is not possible, rule 4, there are no identical goods, no similar good as per rule 5, no high seas sales, so deductible value, rule 7 also not possible, then rule 8, computed value of the goods is possible. Okay, so value of the imported goods. When you apply computed value, value of the imported goods shall be whatever cost of that USA person, whatever fabrication or processing charge, that it will be added. Any other general expense of that USA guy in USA, all his costing plus his profit. Okay, then you will arrive at this value
sales value. And then you will add further cost as per sub rule 2, means your freight from USA to India transportation and from USA to India insurance. That will be the computed value of the goods. Clear? Easy. So this was our computed value of the goods. Not that important for exam, but very, very simple sums are possible in this case. Okay, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूएसए का इतना है, प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना है, फैब्रिकेशन इतना है, जनरल, जस्ट add and arrive at this sales value. Okay, and the final thing is rule 6. What is this rule 6? This is nonsense, but it is saying if proper officer cannot apply rule 4, identical goods, or if he cannot apply rule 5, similar goods, then I, as an importer, can request the proper officer. I, as an importer, can request the proper officer what? That importer is requesting to the officer that first apply rule 8, this computed value, and please then apply rule 7. Then apply rule 7. This is what rule 6 is telling to us. Not that useful for exam. Okay, so in exam, the major is rule 4 and rule 6. Sorry, rule 7. These are the two rules which are always asked in exam. So be prepared for rule 4. We have done plenty of case study, and rule 7, the deductible value of the goods. Clear? On this, maximum sums will come. Okay. So this was our third topic, valuations. If you have any doubt, you have the number and you also have my email ID. Please call or WhatsApp or email to me. I will solve your queries. Okay. So thank you so much each and everyone. And now for the baggage and other chapters, I've already shared such videos. You can watch it. Just give me 2-3 days. I will also share duty drawback video so that you people can remember it. Okay, so thank you so much each and everyone. Goodbye. Take care. For CA student, cost accounting and CA student. Okay, whether inter or final, I am going to start one pen drive e-learning lectures. So whosoever want to learn GST, entire GST, they can order this pen drive. All the recordings will be there, lectures will be there, and even notes will be there. आपके पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस एंड सारे नोट्स उसमें कवर होंगे. Which and even the office employees who want to seek GST knowledge, practical filing of GST returns, e-way bill, कैसे GST number लेना, and even consultant who want higher knowledge, they can all order for this e-recording lectures. आपको मैं pen drive दे दूंगा, you can use it. Correct? And all the notes will be given. Now, what are the topics that will be there in this pen drive? Okay, entire GST like introduction and supply, place, value, time of supply, ITC का पूरा detail में, registration, reverse charge, imports, job work, all this topic, including e-way bill, advance ruling, anti-profit, latest case laws होंगे advance ruling के with their verdict, assessment, inspection, demand, recovery, and GST returns, वो भी वहाँ पे cover होगा. And some specific sector like cooperative housing society का GST, how it work, education industry, how it work, and few exam will also be taken, case studies lecture. ये सब recorded होगा, आपको खुद ABC गेम की तरह के खेलना है. करेक्ट. एंड मैंने कुछ 5 एग्जाम क्वेश्चंस भी है May 19, वो स्टूडेंट्स के लिए, वो मेंबर्स के लिए नहीं है. एंड सम लाइव लेक्चर्स फॉर डाउट सॉल्विंग. जो भी आपके डाउट होगा यू कैन मेल एंड वी कैन हैव इट ऑन Zoom. ओके, सी हाउ टू टेक GST रजिस्ट्रेशन, ये भी आपको सीखने मिलेगा बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन इट. ओके, देन हाउ टू प्रिपेयर एन ई-वे बिल, कौन से केस में ई-वे बिल बनता है, कैसे आपको ई-वे बिल वेबसाइट पे करना है, वो भी सारा रिकॉर्डेड होगा, which you can learn through this pen drive lectures. And proper filing of GST returns, वो भी आपको A to Z वो pen drive lectures में मिलेगा. GSTR 3B कैसे भरते हैं, GSTR 1 कैसे करते हैं, वो सारा रिकॉर्डिंग वहां पे होगा थ्रू FAQs, so that you people enjoy. ओके, अगर आप इंटर CA स्टूडेंट हो, ये पेन ड्राइव का कॉस्ट होगा 2299 पर पेन ड्राइव. फाइनल CA स्टूडेंट हो तो 2599, क्योंकि उसमें काफी एडिशनल टॉपिक्स होंगे. एंड अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय एंड प्रोफेशनल हो, आपको वो केटरिंग सेक्टर, देन कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड अदर सेक्टर स्पेसिफिक चाहिए, एंड प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न सब चाहिए, तो आपके लिए कॉस्ट होगा 289. करेक्ट. आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ये नंबर पे, एंड देन ईमेल भी है इफ यू नीड दिस पेन ड्राइव. Okay, so thank you so much each and everyone. This was today's topic. Again, I will keep introducing new lectures. जो भी latest update होगी आप मेरे YouTube channel पे देख पाओ. Thank you so much each and everyone. Goodbye.